देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोगों ने यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सरसाइज 4C तक आई थिंक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये 4C का था, चेक कर लेते एक बार। हाँ 4C तक का किया था। अब हम लोग 4D ये करेंगे और एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है वो करेंगे, ठीक है। तो 4D का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मिक्स्ड अप है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज 4D है यहाँ पर क्वेश्चन मिक्स्ड अप है, मतलब सिंपल कंपाउंड एन्युटी सारा चीज ही है, ठीक है। जिसमें सिंपल तो काफी इजी होता है, कंपाउंड जो है वो बता देते। देखो कैसे हो, कंपाउंड किया है जिन्होंने, नहीं किया है समझ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब इंटरेस्ट जो है क्या होता है, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे हमेशा नहीं होगा। प्रिंसिपल अमाउंट एक 1 ईयर में जैसे चेंज हो जाएगा उस हिसाब से होगा। जैसे मान लो 100 रुपीज पे 10 इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो 110, नेक्स्ट बार इंटरेस्ट अगर 10 रुपीज यानी 100 पे ही आ रहा है एट द रेट ऑफ 10% करके, तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। हर बार मेन जो इनिशियल वैल्यू था उसी पे हो रहा है। लेकिन अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो 10 रुपीज का 110 ये तो होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट होगा तो इस पे आ जाता है, ठीक है। मतलब कंपाउंडिंग वैल्यू पे, कंपाउंडिंग यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके जो वैल्यू आ रहा है नेक्स्ट इंटरेस्ट इस पे लगेगा। प्रैक्टिकली यही ज्यादा यूज होता है, चाहे वो बोरोइंग का केस हो, चाहे फिर वो मतलब हम लोग बोरो कर रहे हो या फिर किसी को हम लोग दे रहे हैं पैसा, ठीक है, हमें रिसिप्ट हो रहा हो या पेमेंट हो रहा हो, तो हम लोगों का वो कंपाउंडिंग वाला ही मेनली यूज होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 4D का पहला क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर बोल रहा है ए 5200, आर 5% पर एनम, टी 6 ईयर्स, पी विल बी पूछ रहा है। पी कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बोल दिया है 5200, ठीक है। अब आर 5%, तो ऐसे हो जाएगा देखो, ए का मतलब क्या हो जाता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + आई होल टू दी पावर एन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है 5200, ठीक है। पी पूछ रहा है हम लोगों को, और इन कंपाउंड कितना होगा 6 ईयर के लिए 5% पर एनम बेसिस पे, ठीक है। सॉरी 6 ईयर्स के लिए 5% पर एनम बेसिस पे, तो ये हो गया 5% और यहाँ पर 6 ईयर्स, ठीक है। अब हम लोग को पी कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं था कि ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ बोला नहीं था। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा कंपाउंड मान के ही चलेंगे, जब तक हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं बता देता है तब तक हम लोग कंपाउंड मान के चलेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला देखो, ये नया कुछ नहीं है, एनुइटी सभी ने कर लिया है। तो एनुइटी में क्या होता है, एनुइटी में जो मैंने वहां पर कंपेयर करके बताया था, सिंगल कैश फ्लो में जो आंसर आता है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का, वही तो ये वाला होता है ना। तो ये कोई अलग फॉर्मूला तो था नहीं, ठीक है, इसी से मैंने वो वाला भी डिराइव करके बोला था। तो इसका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा देखो, 5% है तो 5/100, ये देखो 5/100 +1, ठीक है, 1.05, 6 टाइम्स, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइम्स हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हो गया 5 इंटू ये वैल्यू हो जा रहा है। तो अगर हमें पी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा, एक्चुअली देखो ये ऐसे हो जा रहा है ना, पी इंटू 1.3400 और 9 है, क्योंकि 4 डिजिट लेने से लगभग सेम आंसर आ जाता है। तो तुम लोग यहाँ पर इसको 09 जो है इसमें 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पर 1.34 1 ऐड करने से कितना हो जाएगा, 010 है ना, ऐसे हो जाएगा 34010 ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर सिंपल इसको मेमोरी प्लस कर लो, ये देखो इसको मेमोरी प्लस करके भी हम लोग कर सकते हैं। 1.340 ये हो गया, इसको मेमोरी प्लस कर लेते हैं। और मेमोरी प्लस करने से क्या करेंगे, 5200 डिवाइडेड बाई दिस वन, तो 5200 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, तो देखते हैं कितना आता है, 388
जीरो। ठीक है, आ गया देखो, P इक्वल टू 3880। तो उस तरह से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि ये तो डिवाइड फॉर्मेट ही आएगा। इसके बाद का क्या आ जाएगा, ऐसे 5200 डिवाइडेड बाई 1.34010। ठीक है, तो कैलकुलेटर में ये सब इजीली हो जाता है, कैलकुलेटर में करने से ही तुम लोग जल्दी कर पाओगे। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा लिख के करो, हैबिट हो जाएगा तो समझ जाओगे कि कैसे हो रहा है। तो 3880 यानी कि ऑप्शन भी आ गया। एक्चुअली 4 डिजिट लेके करने से ना एग्जैक्ट आंसर आने का चांसेस ज्यादा होता है। फिर सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पी मतलब इनिशियल वैल्यू 1000, एन बोल दिया है 4%, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट कितना होगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाता है, पी इंटू 1 + i होल टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर p का वैल्यू 1000, ये डायरेक्टली बता दिया। ये मैंने इधर क्यों लिख दिया, p का वैल्यू है 1000। ठीक है, और i का वैल्यू कितना है, i का वैल्यू है 5%। ये देखो i का वैल्यू है 5%। कितने ईयर कंपाउंड होगा बोल रहा है, 4 इयर्स, तो टू दी पावर 4। ए कैलकुलेट कर लेंगे, ए मतलब क्या आ जाएगा, अमाउंट, फिर वहां से 1000 लेस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना 4 साल के लिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 इयर्स हम लोग 1000 रुपीज डिपोजिट कर रहे हैं, 4 इयर्स बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये पूछा जा रहा है। इंटरेस्ट हर बार कितना दिया जा रहा है, 5%, 5%, 5%, 5%, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5% इंटरेस्ट लगने के बाद ये कितना हो जाएगा अमाउंट, तो वहां से ये माइनस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हो इसको। कैलकुलेटर में ना एक बहुत ही आसान तरीके से भी तुम लोग कर सकते हो। कैसे देखो, जैसे ये देखो 1000 लिख दिए, इसमें होगा कि नहीं चेक करते हैं। प्लस 5% करके कितना बार है, 4 बार है। देखो प्लस 5%, ये 50 क्यों आ गया, एक सेकेंड। 5%, 5% लगाने से, हाँ 5% प्लस 5%। ठीक है, प्लस 5% 3 बार, प्लस 5% 4 बार। 4 बार में आ रहा है 1215। ये देखो यहाँ पर, मतलब सिंपल, तुम लोग कैलकुलेटर लेके क्या करोगे ना, तो तुम लोग को ये पूरा डायरेक्टली पता चल जाएगा कितना होगा। मतलब कैलकुलेटर लो, फिर लिखो 1000, फिर लिखो प्लस 5%, फिर लिखो प्लस 5%, फिर लिखो प्लस 5%। ऐसे करने से हर बार कितना कितना हो रहा है ना वो भी तुम लोग को दिखेगा। देखो पहले बार 1050 है ना, पहले बार 1050 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये 1050 पे हमें 5% मिलेगा। ये देखो 1050 पे मिलने से 52.5 यानी 1102.5। देखो पूरा प्रैक्टिकली दिख रहा है 1102.5 है ना। और यहाँ पर देखो 1102.5 पे फिर से लगेगा तो 1157.65, 1157.65। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेटर पे ये पूरा ऐसे चेक करके देख सकते हो। 625 है, ठीक है 625 है। और एकदम एंड में ये ऐड होके 1215.50, 1215 पॉइंट कितना आ रहा है, 5.50। ठीक है, ये इसका मतलब अमाउंट हो जाएगा। अब हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्या ऐसे करने से भी यही आंसर आएगा, देखो ना आएगा। यहाँ पर वैसे करके भी दिखाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ये देखो 5% है तो 5/100, इससे थोड़ा जल्दी होता है। ठीक है, वैसे कैलकुलेटर में दोनों तरीके से ही जल्दी हो जाएगा। +1, ठीक है 1.05 4 टाइम्स, ये देखो 234। ठीक है, और इंटू कितना करना है, 1000 इंटू 1000। ठीक है, सेम अमाउंट आएगा। देखो 1215.50 ये आ गया 1215.50। तो डायरेक्ट अगर 5555% लगाते जाओगे तो भी तुम लोग को कैलकुलेटर में मिल जाएगा, 4 टाइम्स लगाना है। अगर ऐसे करोगे तो भी होगा। देखो ये चीज अगर हमें लिख के करना होता है तो ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग होगा, ये जल्दी होगा क्योंकि इसमें कम लिखना होगा। लेकिन हमारा एमसीक्यू है तो ये प्रोसेस करो, ये प्रोसेस करो, एक ही बात है। क्या इसमें भी ऐसे करके आ जाता, बिल्कुल इसमें भी ऐसे करके ही आ जाता अगर 5%। लेकिन इसमें तो वैसे कर नहीं सकते ना, अमाउंट तो हमारे पास है नहीं, डिवाइड करना पड़ता, तो उसमें तो यही प्रोसेस करना पड़ता। तो ये देखो ऐसे आ गया। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1215.50 बन गया है कितना रुपए, 1000 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 215 रुपीज। 215 रुपीज मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 215 रुपीज का मतलब ऑप्शन हो गया ये ए, 215.50, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 0.50। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो तुम लोग को इंटरेस्ट भी दिखेगा हर बार कितना इंटरेस्ट था। ये देखो पहले इंटरेस्ट था
ये नीचे चला गया है, ये देखो वैसे ये नीचे चला गया है, जो भी कैलकुलेशन था यहाँ पर तुम लोग इंटरेस्ट दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है और नीचे और एक है 50 रुपीज। ये सब ऐड करने से तुम लोग को वो इंटरेस्ट का वैल्यू ही पता चलेगा जितना हो रहा है, ठीक है। अब जितना एनालिसिस करके करोगे उतना प्रैक्टिकल लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग कुछ फॉर्मूला बेस्ड पर है। देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक में कितना इंटरेस्ट हुआ 50, फिर यहाँ से यहाँ में डिफरेंस देखो, यहाँ से यहाँ डिफरेंस, और यही सारे इंटरेस्ट का डिफरेंस ऐड करने से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इस तरह से ही होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें तो साफ साफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, ठीक है। द टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल बी डबल, एक पैसा देखो यहाँ पर बोल रहा है कुछ एक पैसा, ठीक है, अगर हम लोग जमा करते हैं इनिशियल वैल्यू जिसको पी से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा डबल यानी 2p। डबल मतलब दो गुना, ठीक है, 2p हो जाएगा। कितने दिन में, कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन में यानी टाइम हमें नहीं पता, एन लिखो या टी, ठीक है, हमें टाइम नहीं पता। और हमें बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5%। अगर इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज जिसे बोलते हैं, ये अगर 5% पर एनम बेसिस पे चल रहा है तो इतना बोलो कि ये कितने दिन में डबल हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऐसे होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ये मैंने पहले भी बताया था। तो a मतलब क्या, जो अमाउंट बन जा रहा है तो कितना बन जाएगा 2p, p का वैल्यू मैंने p ले रखा है तो 1 + i मतलब 5%, कितने दिन में होगा। तो p दोनों साइड से कैंसिल, तो 2 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर n। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 1.05 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हमें कितना नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में 2.07 आ रहा है, ठीक है, 15 में 2.07 आ रहा है। तो n इक्वल टू अगर 15 होता है तो वैल्यू आता है 2 पॉइंट, ये देखो वैल्यू आता है 2.07, ठीक है, मतलब 2 क्रॉस कर गया। तो 14 में कितना आ रहा था, 14 में आ रहा था समथिंग 1.99। ये देखो इसके आगे वाला देखते हैं, यहाँ दिख जा रहा है, ये देखो यहाँ दिख जा रहा है, कितना आ रहा है 1.9799, मतलब राउंड ऑफ करके 2 बोल सकते हैं, 1.9799, ये देखो 1.9799, ठीक है। तो 2 मतलब ये दोनों के मिडिल में बिलोंग करेगा, मतलब हमें ऐसा आंसर लेना है जो 14 और 15 के मिडिल में रहेगा। अब ऑप्शन देखो, हम लोग हमेशा इसमें नियरेस्ट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है 10 ईयर्स, ये तो नहीं होगा, 12 ईयर्स ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस आर 14.2 है। तो अगर हमारे पास नियरेस्ट ऑप्शन होता है तो हम लोग नन ऑफ दिस नहीं लेते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला 14.2, ठीक है। तो 14.2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर लिख देते 14.2, 3 का हो गया सी 14.2 ईयर, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, if a equal to 10,000, n equal to 18 year, r equal to 4% per annum compound interest, p will be, p कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर ऐसा है क्वेश्चन कि P यानी हम लोग जो डिपॉजिट करें वो कितना है, अगर A है, अगर A है 10,000, ठीक है, A 10,000 मतलब फ्यूचर में 10,000 मिल जाएगा हमें कितने साल बाद, 18 ईयर्स बाद। ये कितना टाइम पीरियड है, n इक्वल टू 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स बाद मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इतना इंटरेस्ट लग रहा है तो वो यहाँ पर पी पूछ रहा है, मतलब अगर कोई पैसा, कितना पैसा वही तो नहीं पता, वही पूछ रहा है कितना पैसा 18 ईयर्स बाद 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसके लिए अलग फॉर्मूला चाहिए, नहीं, यही फॉर्मूले से होगा ना, पी ढूंढेंगे, बाकी चीज लिख लेते जैसे दिया हुआ है। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ए पता है 10,000, ठीक है, पी यही हमें फाइंड आउट करना है, 4% पर एनम बोला है, एन मतलब वही ढूंढना पड़ेगा कितने दिन बाद ऐसा हो सकता है। तो 10,000 इक्वल टू पी इंटू ये 4% मतलब 4/100, 4/100 मतलब देखो कितना होता है +1, है ना। तो 1.04, ये हो गया 1.04 टू दी पावर n, ठीक है, 1.04 टू दी पावर, अच्छा n तो बोल दिया था, n हमारा 18 ईयर, सॉरी n तो बता दिया था, दोनों चीज मिसिंग थोड़ी ना होगा, n बता दिया था, ठीक है। तो ये 18 टाइम्स करना पड़ेगा, देखते हैं कितना आता है।
ठीक है, तो 1.04 18 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.025 आ रहा है, 2.0258। अगर हम लोग 4 डिजिट लेते हैं तो हो सकता है अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर सही आ जाए। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं 10,000 इक्वल टू पी इंटू, देखो कितना है 2.0258 और पीछे 1 है, तो 8 को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि रूल्स क्या होता है मैथ्स में कि अगर पॉइंट के बाद हम लोग 4 डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ के बाद कितना है, अगर 5 से ज्यादा है तो आगे वाला चेंज होगा ना, अदरवाइज तो नहीं होता है। ठीक है, तो 2.0258, ये देखो 2.0258, 2.0258। ठीक है, अब हम लोग इसको p कैलकुलेट करेंगे, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2.0258, 10,000 डिवाइडेड बाई 2.0258। ठीक है, चेक करते हैं 4936 आ रहा है। ठीक है, 4936, तो यहाँ पर लिखते हैं 4936, देखते हैं कोई आंसर के साथ आ रहा है कि नहीं। 4936.30, ये देखो 4936.32, मतलब नियरेस्ट आंसर ये हो गया है ना। यहाँ तो नन ऑफ दिस नहीं है कि हम लोग कंफ्यूज होंगे, तो सबसे सही नियरेस्ट तो ये हो रहा है 4936.30, 36.30 लिखने का तो जरूरत नहीं होगा, वहां टिक करना है, तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। और हम लोग का कितना आ रहा था 32 आ रहा था 30 के जगह। ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है, लेकिन आंसर तो यही होगा, दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास तो नन ऑफ दिस है नहीं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर हो गया फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है, the time by which a sum of money would triple itself at 8% per annum compound interest। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मिल रहा है कितने दिन बाद, कितने दिन बाद कोई एक अमाउंट, सपोज अगर वो अमाउंट p है वो 3 गुना हो जाएगा, यानी 3p हो जाएगा, मतलब 100 रुपए है तो 300 हो जाएंगे, है ना। कितने दिन बाद हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, अगर इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, मतलब सालाना ईयरली 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, इसी फॉर्मूले से हो जा रहा है ना सारा क्वेश्चन। a देखो कितना है, a है 3p, ये फ्यूचर में बन जाएगा इतना, ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, p और i मतलब 8% यहाँ पर। ठीक है, और कितने दिन बाद होगा ये हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, तो दोनों साइड से p p कैंसिल, 3 इक्वल टू ये 8% मतलब 1.08 टू दी पावर n हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 मतलब कितना, 8% मतलब कितना 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.08। ठीक है, 1.08 को मल्टीप्लाई करेंगे, कब 3 आएगा वो देखते रहना है, तो ध्यान से देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, 15 में 3.17 आ गया। ठीक है, n इक्वल टू 15 में 3.17 मतलब 3 क्रॉस करके चला गया, तो 14 में कितना आया था वो एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा, 14 में ये वाला आया था 2.937। ठीक है, 2.937 तुम लोग लेकिन लिख लेना, क्योंकि तुम लोग के कैलकुलेटर में तो प्रीवियस वाला दिखेगा, ऑटो रिप्ले करने से दिखेगा। ठीक है, 2.93, तो ये दोनों के मिडिल में होना चाहिए, क्योंकि 2.93 को भी तुम लोग अप्रोक्स करके 3 बोल सकते हैं, ये 3 क्रॉस कर जा रहा है, मतलब ये दोनों के मिडिल का कोई वैल्यू होना चाहिए। अब ऑप्शन देखेंगे कि मिडिल का कोई वैल्यू है कि नहीं, तो ये 14 से लेके 15 के मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो क्या ऑप्शन है, 14.28 है। 14 ईयर से 12 ईयर्स तो नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्ट 14 ईयर्स भी हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि 14 और 15 के मिडिल में है, यानी मोर देन 15 एंड मोर देन 14 लेस देन 15, तो 14.28। ठीक है, और ये नन ऑफ दिस, दोनों में कोई एक होना चाहिए, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें क्या करना है, जो नियरेस्ट आंसर है वो पहले लेना है, अगर नियरेस्ट से बहुत दूर होता है तब नन ऑफ दिस लेंगे। ठीक है, तो ये नियरेस्ट ऑप्शन से जाता है, तो 14.28 ये हम लोग आंसर ले लेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, 14.28 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 80। ठीक है, अब देखो ये एन्युटी बोल ही रहा है, तो एन्युटी का ही क्वेश्चन है, एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। ऑफ 80, एन्युटी कितना है 80 ए ईयर्स फॉर 20 ईयर्स
एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट बता दिया, 20 क्या है, एन बता दिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ऑफ 80 ईयर्स फॉर 20 ईयर्स, हर एक साल में 80 रुपीज करके अगर हम लोग जमा करते हैं, ठीक है, तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है इस तरह से, देखो ठीक है, अगर हम लोग 80 रुपीज 80 रुपीज 80 रुपीज 80 रुपीज डॉट डॉट करके 80 रुपीज, ऐसे अगर हम लोग हर ईयर, यानी कि हर ईयर करके 20, ठीक है, यहां से यहां मान लो कि ये पूरा जो टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर दिखाया ये 20 ईयर्स है, ठीक है, अगर 20 ईयर्स ऐसे करके ही हम लोग डिपॉजिट करते जाएंगे और अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे 5% पर एनम, ठीक है, अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 5% पर एनम, तो क्वेश्चन में ये एनुइटी बन गया, ये एन बन गया, ठीक है, ये आई बन गया। तो हम लोग को पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, इस एनुइटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। मतलब आज के डेट का एनुइटी का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब ये जो फ्यूचर, अगर हम लोग डिपॉजिट करते ही जा रहे हैं 80 80 80 80 करके, तो फ्यूचर में तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है, उसका आज के डेट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, उसका आज का वैल्यू पूछ रहा है। तो फ्यूचर में जो मिलेगा वो तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। देखो वैसे 80 रुपीज करके अगर हम लोग 20 ईयर्स जमा करते हैं तो 1600 तो ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने खुद जमा किया है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट मिलता जाएगा। और एन्युटी का कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होता है, यानी पहले ईयर में 80 पे 5% मिलेगा, जितना आएगा नेक्स्ट ईयर में उतना अमाउंट, यहाँ पर कितना आ रहा है देख लेते हैं। ये देखो 80 पे 5%, एन्युटी का कैलकुलेशन तो इस तरह से होता है ना, 80 इंटू 5%, ठीक है, तो ये हो गया 4 रुपीज। तो एन्युटी का कैलकुलेशन क्या होता है, एन्युटी का कैलकुलेशन ये होता है 4 रुपीज, मतलब पहले साल 80 प्लस 4 होके 84 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर 84 और 80 रुपीज जो हम लोग फिर से जमा करेंगे यानी 164, इस पे मिलने वाला है 5%, ऐसे करके होगा। लेकिन इतना बार क्या 20 टाइम्स हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ये तो टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट प्लस ये 1600 मिलेगा, मतलब जो 80 80 80 करके, यानी इस तरह से मिलेगा 80 प्लस उस पे इंटरेस्ट 4 यानी 84, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे कैलकुलेट होगा 84 प्लस 80 यानी 164, फिर इस पे 5% जितना होगा तो उसमें 164 ऐड हो जाएगा, इस तरह से हमें मिलता जाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर में वैल्यू कितना होगा 20 ईयर्स बाद वो पता चलेगा। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है फ्यूचर में जो हमें वैल्यू मिलेगा उसके आज का वैल्यू बताओ, यानी प्रेजेंट वैल्यू। वैसे भी क्वेश्चन में डायरेक्टली ही बता दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बताओ, ठीक है। अब ये नहीं बोला है कि एंड में जमा करना है कि स्टार्टिंग में, नहीं बोलने से हमेशा एन्युटी रेगुलर मानेंगे। और एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई आई, ठीक है, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है, ये याद कर लो अब, ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो गया 80, i का वैल्यू हो गया 5%, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 5% होल टू दी पावर 20, ठीक है। तो चेक करते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, 5%, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, 1.05, इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, ये 20 आ गया। अब ये इसका मतलब ये नीचे का सॉल्व हो गया, हमें करना है 1 डिवाइडेड बाई, तो ये 1 लिख के फिर इसको लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग इसको मेमोरी में रख सकते हैं कि ये मेमोरी में डाल देंगे। 1 डिवाइडेड बाई जो मेमोरी में रखा था उससे करना है, मेमोरी रिकॉल कर देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है पहले से मेमोरी है इसीलिए गलत डिजिट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो ये डिजिट आया था 2.653, हम यहाँ से देख के कर लेते हैं, 2.653, चार डिजिट ले लेते हैं, 2.65329 है तो इसको 3 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। -1 कर लेंगे, -1 होगा, ये देखो -1 होगा। अब ये नेगेटिव इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने बाद में माइनस लगाया, प्लस कर लिया मैंने, ये वैल्यू आ गया। और इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5%, इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5%, तो 996 आ जाएगा, ठीक है, 996.9 ऐसे आ रहा है।
996.9। देखते हैं कौन से ऑप्शन में हो रहा है। 996.9 यानी 997 अप्रोक्स बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 997 अप्रोक्स। ठीक है, 997 अप्रोक्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन जो मैंने किया था ना, वो पहले से यहाँ मेमोरी प्लस है बोल के वैसे आ गया। तुम लोग अपना जो है कैलकुलेटर में करके देखो, वैसे प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारा चीज एक साथ स्टोर हो जाता है। यहाँ पर हटा दिया मैंने, ठीक है। बहुत सारा चीज एक साथ स्टोर हो जाता है। ये देखो 1.05 फिर से दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर कितना बार होगा, 20 टाइम्स ना। ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 में ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको मेमोरी प्लस करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करेंगे। अब देखो सही डिजिट आया, तब 3 पॉइंट समथिंग आ गया था, ये आ गया। अच्छा, अब ये वाला -1, यहाँ पर -1 कर देंगे। अब प्लस माइनस लगा के इसको सही कर लेंगे, इंटू 80। ठीक है, इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5%, डिवाइडेड बाई ये देखो 5%। ठीक है, तो ये 996 आ गया। तो कैलकुलेटर में करके देखो, होगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखो, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 years, 5% पर एनम। द कैश डाउन प्राइस इज, कैश डाउन प्राइस का मतलब क्या होता है पता है? कैश डाउन प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द हाउस। तो एक्चुअली अगर हम लोग कोई घर लोन में खरीदते हैं, तो बैंक ना हमें पूरा लोन नहीं देता है। जो प्रॉपर्टी वैल्यू होता है ना, उसका 90% बैंक हमें लोन देता है। जैसे मान लो, अगर घर का वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल घर का वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, तो बैंक बोलेगा हम आपको 90% देंगे लोन, इससे ज्यादा नहीं देंगे। नॉर्मली 90% या फिर उससे थोड़ा कम होता है, 90 से ज्यादा नहीं होता है। तो बैंक बोलेगी हम 4.5 लाख का लोन दे देंगे, मतलब बाकी हमें डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक ये 100% लोन कभी नहीं देती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बताया मैंने, 100% लोन नहीं देती है ये सब हाउस के बारे में। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कुछ भी होम वगैरह अगर हम लोग बोरोइंग के थ्रू से ले रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ 20,000 डाउन पेमेंट करना है। उसके बाद बाकी अमाउंट जो है उस पे लोन लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर 5 लाख का कोई घर है, जिसको हम लोगों ने 50,000 डाउन पेमेंट कर दिया है, एटलीस्ट 10% डाउन पेमेंट होता है, तो 4,50,000 का हमें लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 20,000 कैश डाउन पेमेंट किया गया है, तो बाकी अमाउंट का लोन होगा। अब लोन अमाउंट कितना है वो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 25 ईयर हम लोग देंगे। तो जो लोन अमाउंट बना था उसका ईएमआई बता दिया। ठीक है, उसका मतलब ईएमआई जो है ईयरली है। ठीक है, ईएमआई वैसे तो मंथली इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है, उसका इंस्टॉलमेंट बता दिया है। 4,000 करके हमें पे करना है। कितने साल? 25 ईयर्स तक पे करते जाना है, 4,000 करके वो लोन को रीपे करने के लिए। ठीक है, और कैश डाउन प्राइस पूछ रहा है। कैश डाउन प्राइस का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, यहां पर पहले लिख देते हैं कैश डाउन प्राइस। कैश डाउन प्राइस मतलब अगर हम लोग इस घर को कैश में खरीदते तो हमें कितना देना पड़ता। ठीक है, लेकिन हम लोग तो कैश में नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग कैसे खरीद रहे हैं? कैश डाउन प्राइस का मतलब एक्चुअली कॉस्ट ऑफ द हाउस, इस घर को खरीदने का हमारा खर्चा कितना लगा, दैट इज होता है कैश डाउन प्राइस। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक डाउन पेमेंट किया। ठीक है, एक डाउन पेमेंट किया प्लस हम लोन। ठीक है, लोन जितना हो गया, लोन का अमाउंट टोटल जितना हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, कैश डाउन प्राइस कैलकुलेट करने बोला है, और यहाँ पर बोल दिया लोन कैसे रीपे होगा। लोन इस तरह से रीपे होगा, 4,000 पेमेंट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 4,000 पेमेंट करना पड़ेगा, फिर से 4,000 पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे करके कितने बार, कितने दिन तक हमें 4,000 पेमेंट करना है? 25 ईयर्स तक, मतलब 25 ईयर्स का लोन हो गया। ठीक है, 25 ईयर्स का लोन हो गया। 25 ईयर्स का लोन हमें रीपे करना पड़ेगा अगर हम लोगों को ये घर लेना है तो। ठीक है, और 25 ईयर्स का कितने रेट इंटरेस्ट कितना लगाया है इन्होंने? 5% पर एनम करके इंटरेस्ट के साथ ये इंस्टॉलमेंट हमें भरते जाना है। ठीक है, अच्छा, अब हमें बोल रहा है कैश डाउन प्राइस क्या होगा।
कैश डाउन प्राइस का मतलब हो गया कि कॉस्ट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द हाउस का मतलब अगर हम लोग लोन नहीं लेते, ठीक है, अगर हम लोग ये घर पूरा पूरी कैश से खरीद पाते तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ता, जो डाउन पेमेंट है वो तो करेंगे। जैसे देखो 5 लाख वाला मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें 50,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 4,50,000 का हमारा क्या हो रहा है, लोन अमाउंट हो रहा है, ठीक है। अब कैश डाउन प्राइस का मतलब होता है कैश प्राइस ऑफ द हाउस, ठीक है, कैश प्राइस कॉस्ट। मतलब अगर इस घर को कैश में खरीदना होता तो कितना देना पड़ता, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख देना पड़ता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग 50,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं और बाकी का लोन ले रहे हैं, ठीक है, बाकी का लोन ले रहे हैं। लेकिन लोन लेंगे तो उसमें तो इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर हम लोग लोन लेंगे तो बैंक हमसे 4,50,000 रुपीज ही थोड़ी ना रिकवर करवाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि ठीक है आप लोग एक काम करो 4,500 करके कितना बार हो जाएगा 4,50,000। ये देखो हम जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, 4,50,000। तो यहाँ पर दो दो जीरो कैंसिल कर दो, ये काफी ज्यादा हो गया, ठीक है, ये 100 ईयर्स का तो होता नहीं है, ये काफी ज्यादा हो गया। इसको हम लोग कितना कर दे, 9,000 करके कर देते हैं, देखो। 50 ईयर्स वो भी ज्यादा ही हो गया, चलो अब कोई बात नहीं, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 50 ईयर्स का लोन हो जाता है तो हमसे बैंक थोड़ी ना 4,50,000 लेगी लोन अमाउंट। ये जब हम लोग 50 ईयर्स में पे करेंगे ना तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा उसका अमाउंट, ठीक है। उसका अमाउंट बैंक हमसे जो ईएमआई लगाएगी, मतलब जो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेगी उसमें इंटरेस्ट जोड़ के करेगी। और इंटरेस्ट जोड़ने के लिए हम लोग 4,50,000 का लोन ले रहे हैं, वो देखने में लगता है 4,50,000, लेकिन जब रीपे करेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो हम लोग को पूछा ये नहीं है कि लोन हमें फ्यूचर में कितने रुपए का लोन पूरा रीपे करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है कि बोलो कॉस्ट ऑफ द हाउस कितना, कैश डाउन प्राइस, मतलब अगर कैश से खरीद लेते तो कितना देना पड़ता, वो पूछ रहा है। मतलब 4,000 करके हम लोग जो पे कर रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, मतलब जहां से हम लोग इंटरेस्ट हटा हटा देंगे। ये जो एनुइटी का वैल्यू यहाँ पर 4,000 है, इसमें तो इंटरेस्ट लगता जाएगा। इंटरेस्ट लगने से हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने जो लोन लिया था उसका टोटल रीपे अमाउंट कितना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, प्रेजेंट वैल्यू। तब तो हम लोग बताएंगे कि अगर हम लोग लोन कितना ही का लोन ले रहे हैं, ठीक है, कितने का लोन ले रहे हैं, लोन जितना लेते हैं रीपे करने के बाद उतना नहीं होता। जैसे मान लो किसी से 100 रुपए का लोन लिए, अब उसने बोला था 1 साल बाद लौटा दो, 110 रुपए दे देना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 110, जो हम लोग रिटर्न करेंगे उसका आज के डेट का वैल्यू, ठीक है, आज के डेट का वैल्यू। तो जब लोन रीपे होता है तो सिर्फ प्रिंसिपल के साथ नहीं होता है, उसमें इंटरेस्ट लग जाता है ना। तो अगर इसी लोन का मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एनुइटी है, ठीक है, यहाँ पर तो सिंगल कैश फ्लो नहीं है, एनुइटी है, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एनुइटी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी क्या हो जाएगा, A/I 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू दी पावर n, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग 4,000 करके हर बार रीपे करेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना सोचा गया है, 5%, ठीक है। और यहाँ पर 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 5% होल टू दी पावर, कितने साल का लोन है, 25 ईयर्स का। नॉर्मली होम लोन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट होगा, 5%, तो यहाँ से मेमोरी से सारा चीज हटा देते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 100 +1, ठीक है। 1.05 25 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इतना आ रहा है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 3.38, तो मेमोरी प्लस कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई MRC, देखते हैं सही दिखाता है कि नहीं, गलत आ गया, देखो ये वाला नहीं गया ना। 1.05, एक बार फिर से करना पड़ेगा, इन 2। 1.05, ये कैसे, इन 2,
में क्या क्या फंक्शन हो जाता है कभी कभी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ठीक है। ये जितना आ गया -1, ठीक है। फिर प्लस माइनस करके इसको ठीक कर लिया हम लोगों ने। 4000 डिवाइडेड बाय 5% इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 5%, ठीक है। तो ये आ गया 56,375, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया जो हम लोगों ने लोन लिया था उसका, ठीक है। मतलब 4000 करके जो हम लोग फ्यूचर में रीपे करेंगे, अगर हमें लोन नहीं लेना पड़ता तो एक्चुअली ये अमाउंट हम लोग को रीपे करना पड़ता। तो कैश डाउन प्राइस क्या हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा कैश डाउन प्राइस इक्वल टू, कैश डाउन प्राइस कैसे लिखेंगे, मतलब अगर कैश में लेते तो 20,000 डाउन पेमेंट दे देते, प्लस ये 56,375 दे देते, तो ये टोटल करने से कितना हो जाता। 76,375 चेक करते हैं। 76,375 मतलब ये सी, ठीक है। ये नियर अबाउट आंसर आ रहा है, 0.77 है, वो पॉइंट के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये कैलकुलेट करके बताना था कि घर का कैश प्राइस कितना होता है। कैश प्राइस मतलब जैसे वो 5 लाख वाला, देखो कैश प्राइस मतलब हम लोगों ने 50,000 डाउन पेमेंट किया और बाकी 4,50,000 जो है वो लोन अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर भी वही वाला लोन एक्चुअली हम लोगों ने इतना दिया, इस लोन को रीपे करेंगे 4,000 करके 25 ईयर्स के लिए। मतलब फ्यूचर में हम लोगों को कितना पे करना पड़ेगा पता है, फ्यूचर में अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, इस एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू अगर इस एन्युटी का कैलकुलेट करोगे, और इसको अगर हम लोग एन्युटी रेगुलर ही मानेंगे क्योंकि ये लोन है, तो इसका अगर एन्युटी रेगुलर देखोगे तो देखो हम समझा देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या हो जाएगा, देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर हो जाएगा a इंटू 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। मतलब यहाँ पर 4,000 करके हम लोग रीपे कर रहे हैं, ठीक है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ऐसे, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाई 5%। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर कैलकुलेट करके दिखा रहे, क्या दिखा रहे हैं कि इसका एक्चुअली हम लोग फ्यूचर में कितना पेमेंट करेंगे, देखो। तो यहाँ पर ठीक है, चलो नथिंग इन मेमोरी हो गया। यहाँ पर 1.05 इसको 25 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। 25 हो गया -1, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाई 5%, ठीक है, इंटू 4,000। तो ये हो जाएगा 190,908 मतलब ये देखो हम ये समझा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है, आज हम लोग जब लोन लेंगे, अगर हम लोग को लोन लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं, हम लोग 20,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बाकी बच रहा है इतना, घर का ये प्राइस था। अब ये लोन को जब हम लोग 25 ईयर्स तक पे करेंगे ना, तो वो इतना बन जाएगा, मतलब 76,375 रुपीज का लोन का अमाउंट जब 4,000 ईएमआई के साथ, मतलब इंस्टॉलमेंट के साथ 25 ईयर्स तक 5% इंटरेस्ट के साथ रीपे होगा, तो वो इतना हो जाएगा 1,90,908। और रियल में भी ना ऐसा होता है, लगभग अगर कोई 25 साल के लिए होम लोन ले लेता है ना, तो लगभग जो लोन अमाउंट होता है उसका डबल से भी ज्यादा होता है। देखो इसका डबल करोगे तो 1,40,000 समथिंग होगा। देखो रीपे अमाउंट कितना होता है, 1,90,908। तो डबल से भी ज्यादा हो जाता है अगर कोई लोन पूरा जितना पीरियड है पूरे पीरियड तक कंटिन्यू कर रहा है। तो मतलब देखो कंटिन्यू करना होता है या फिर मिडिल में रीपे कर देना होता है। अगर कंटिन्यू करोगे ना तो इंटरेस्ट देते देते प्रिंसिपल का डबल से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब घर इतने का था जबकि घर इतने का बन जाएगा, ऊपर से ये 20,000 पहले ही पॉकेट से देना पड़ा, ठीक है। तो ये सब चीज हमेशा कैलकुलेट करने आना चाहिए ताकि तुम लोग भी फ्यूचर में कुछ भी परचेस करो तो तुम लोग को भी समझ में आए कि एक्चुअली बैंक हमें बोल तो रहा है इतना। ईएमआई देखो देखने में लोगों को लगेगा 4,000 करके, मतलब ये
ये इतने से पैसे का ही देखो, इतने से पैसे में आज के डेट पे घर नहीं आता है, मान लेते हैं, लेकिन देखो 4000 करके लग रहा है, जबकि ये वाला अमाउंट इतना हो जाएगा अगर हम लोग ये लोन को 25 ईयर्स तक रियल में कंटिन्यू रखते हैं और इस तरह से पेमेंट करते जाते, तो डबल से भी ज्यादा हो गया। तो घर का जितना दाम नहीं है उससे ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग को क्या बता रहा था क्वेश्चन, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि 4000 करके रीपे करते हुए 25 साल में इतना रीपे कर चुके होंगे बैंक को, ठीक है। हम लोग को पूछा था कि बोलो घर का कैश डाउन प्राइस क्या है, मतलब अगर घर को कैश में ही खरीद लेते तो कितना प्राइस होता। तो इसका हमें क्या कैलकुलेट करना था, ये अमाउंट 4000 करके हो रहा है, तो इसका फ्यूचर वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू है ये वाला, ठीक है। इसके बदले 25 ईयर तक इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक ये हमसे मांग रहा है, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम नहीं, एट ए टाइम होता तो पैसे देके ना खरीद लेते घर, एट ए टाइम नहीं दे पाएंगे, ईएमआई मतलब जो इंस्टॉलमेंट है यानी एन्युटी के थ्रू से दे रहे हैं। तो एक्चुअली पूछ रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो घर का प्राइस, हमारा कैश प्राइस बोलो, घर का कैश प्राइस ये है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, अच्छा है क्वेश्चन, ये वाला पूछा था कि कैश डाउन प्राइस बोलो। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ए मैन परचेज्ड ए हाउस, फिर से घर का ही क्वेश्चन दिया है, वैल्यूड 3 लाख, ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum compounded half yearly in 20 equal half yearly installment. If the first installment is paid after 6 months from the date of purchase, then the amount of each installment is, ये लॉग वॉग का जरूरत नहीं, हम लोग बिना लॉग ही कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पर्सन जो है वो एक घर खरीद रहे हैं, ठीक है। ए मैन परचेज ए हाउस वैल्यूड 3 लाख, यहाँ पर घर का वैल्यू बता दिया है, ये घर खरीद रहे हैं, ठीक है। ये घर जो खरीदा जा रहा है इसका वैल्यू है 3 लाख, खरीदना है इनको, ठीक है। इनको ये घर खरीदना है 3 लाख। अब इन्होंने कितना पेमेंट कर दिया है, 2 लाख, 2 लाख इन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया है घर के लिए, डाउन पेमेंट करके बुकिंग हो जाता है, ठीक है। डाउन पेमेंट करके बुकिंग हो जाता है, तो डाउन पेमेंट करके बुकिंग कर लिया गया। एग्री टू पे द बैलेंस, बैलेंस जो है, क्योंकि 3 लाख का घर 2 लाख में तो कोई देगा नहीं, तो और कितना पैसा देना पड़ेगा, और 1 लाख देना पड़ेगा। अब ये 1 लाख जो है इनके पास नहीं है, ठीक है, इनके पास नहीं है। ये बोल रहे हैं एग्रीड टू पे द बैलेंस विद इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये लोन ले लेंगे, जब भी इंटरेस्ट का बात आ रहा है मतलब लोन के थ्रू रीपे करेंगे, ऐसे ही नहीं कर सकते। और जो लोन ले रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट क्या है, 12% पर एनम, पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि लोन मतलब 21 साल में कितना बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक साल में 12% पर एनम देना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट का जो पैटर्न है वो कैसा है, 6 मंथ्स देन अगेन 6 मंथ्स, यानी इंटरेस्ट का काउंटिंग कैसे होगा, एक बार 6 मंथ्स में होगा, फिर से 6 मंथ्स में होगा, यानी 6% करके इनको रीपे करना पड़ेगा एक साल में। फिर से सेम प्रोसेस, फिर से 12% पर एनम इनको रीपे करना पड़ेगा, लेकिन सेम प्रोसेस 6 मंथ्स और 6 मंथ्स 6% बेसिस पे देना पड़ेगा। और ऐसे करके चलता ही जाएगा, कितने दिन तक ऐसे करके चलता जाएगा, देखो 20, ये डॉट डॉट कर दिया मैंने, ऐसे करके 20 इयर्स तक चलेगा, ये देखो ऐसे करके 20 इयर्स तक चलेगा, ऐसे करके कंपाउंडिंग होते जाएगा 6 मंथ्स के गैपिंग्स में। और ये देखो ऐसे करके चलेगा 20 इक्वल, 20 इयर्स नहीं बोला है, बोला है 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 20 टाइम्स ऐसे पे करना पड़ेगा, ठीक है, 20 टाइम्स करके ऐसे हमें पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पूछा क्या है, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, वो तो होगा ही, खरीदने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होता है, जो नेक्स्ट टाइम आता है तो खरीद, क्योंकि 6 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट है तो 6 मंथ्स बाद ही देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो जिस दिन खरीदे उसके 6 मंथ्स बाद से इन्होंने पे करना स्टार्ट किया है, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हम लोग को पूछ रहा है कि इंस्टॉलमेंट यानी एनुइटी बताओ, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है।
तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को एन्युटी पूछा है, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट पता है 12% पर एनम, ठीक है, और कितने बार का है वो भी पता है 20, ठीक है, 20 बार हम लोग ऐसे इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे 20 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर 20 ईयर्स नहीं बोला है, देखो बोल रहा है कि 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही बता दिया है 20, और हम लोग को बोल रहा है कि ए बताओ कि कितना करके इंस्टॉलमेंट लगेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लोन अमाउंट देख के जो है ये मतलब इंस्टॉलमेंट सोचा जाता है, लोन अमाउंट कितना है 1 लाख, ठीक है, और लोन क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, आज 1 लाख हम लोग उधार ले रहे हैं और इसको रिटर्न करेंगे इंटरेस्ट के साथ 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ, तो प्रेजेंट वैल्यू लगाना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो ए बाई आई 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो आज कितना हम लोग बोरो कर रहे हैं 1 लाख, ठीक है। ए वही तो फाइंड आउट करना है, आई कितना है 12%, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 12% होल टू दी पावर 20, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं कितना होगा, अब यहाँ पर देखो 12%, 12% मतलब कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 100 +1, 20 टाइम्स है, ठीक है, 20 टाइम्स इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मेमोरी प्लस कर लो 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये वैल्यू कुछ गलत आ गया क्या, 12 का इतना ही आया था, एक मिनट कैलकुलेटर पे कर दो, मुझे लग रहा है गलत आ गया, 1.12 नहीं होगा तो उसको रख देंगे, इसलिए हम एक बार अपने कैलकुलेटर में चेक करके देखते हैं, 1.12 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नहीं ठीक ही था 9.6 ही है, ठीक है। अच्छा मुझे ऐसा लगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाय हो गया, नेक्स्ट हम लोग करेंगे -1, ठीक है, -1 प्लस माइनस कर लेते हैं, अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो गया यहाँ पर 12%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12%, ये वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, ए ये हो गया 1 लाख इक्वल टू ए इंटू ये वाला 4 डिजिट तक लिख लेते हैं 7.4694, 7.4694, 4694, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई इतना, 1 लाख डिवाइडेड बाई 7.4694, चेक कर लेते 7.4694, तो 13,000 कितना आ रहा है 13,300 ऐसे आ रहा है, देख लेते हैं। ओ अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ये गलत लिख दिया मैंने, एक चीज गलत हो गया है, सिर्फ यहाँ पर ये देखो इंटरेस्ट मैंने 6% लिखा था, बट यहाँ पर ना 12 से कर दिया गलती से, देखो कंपाउंडिंग तो 6% में हो रहा है ना, तो मुझे यहाँ पर 6 लिखना चाहिए था, ये इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग कंपाउंडिंग में पढ़े थे ना 12% 1 ईयर में देना है, लेकिन कंपाउंड तो हमारा 6 मंथ्स होता है, तो 6 मंथ्स होने से हम लोग का इंटरेस्ट भी कितना लगेगा 6 मंथ्स का लगेगा, मतलब 6 मंथ्स का 6% करके लगेगा, 12% करके तो नहीं देना पड़ रहा है ना, मतलब 12% ही दे रहे हैं, लेकिन देने का तरीका क्या है 6 मंथ्स के गैप में, तो कंपाउंडिंग जितने जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना चाहिए, तो 6% से होगा, मैंने इसको एक्चुअली 12% से कर दिया, लिखा था वहां 6%, बट ये हम लोगों को ठीक कर लेना चाहिए, एक मिनट ये हम ठीक कर लेते हैं, देखो 6/100 +1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, ये वैल्यू आ गया 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस 3 पॉइंट समथिंग है, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, हाँ ठीक आया है, -1, ठीक है, ये हो गया -1, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पर भी 6%, ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6%, ये इतना आ गया 11.4699, ठीक है, 11.46992 है, तो 99, तो यहाँ पर 1 लाख डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, तो 1 लाख
डिवाइडेड बाई 11.4699, ठीक है। तो ये आ गया 8718 करके हम लोग का इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 8718 देखो 0.47 आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, नियरेस्ट आंसर हमें लेना चाहिए, तो नियरेस्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट आंसर हो गया ये देखो ऑप्शन ए। तो यहाँ पर ये वाला 8718, यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है 12%। देखो हर एक क्वेश्चन में ईयरली दिया हुआ रहता है, लेकिन देना कैसे है, कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है, क्या ईयरली ही हो रहा है? अगर ये 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली होता तो ये यहाँ पर 12%, लेकिन कंपाउंडेड बोला है हाफ ईयरली 6 मंथ्स, तो इसीलिए ऐसे कर दिया। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलता तो ये 12% को हमें 3% करके 4 टाइम्स में देना पड़ता। अगर क्वार्टरली बोलता तब हम लोग का यहाँ पर आई का वैल्यू 3% आ जाता, ठीक है। तब ये 20 के जगह कुछ और होता, ये 20 होता नहीं, ठीक है। ये 20 के जगह कुछ और होता, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता क्या होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6% बोला था ना, तो मैंने यहाँ पर ईयरली लगा दिया। 12% करके है, बट कंपाउंड होने वाला है 6 मंथ्स में। मतलब ये देखो डिफरेंस कैसे होता है इसमें, अगर मान लो ऐसे करके 100 रुपीज का अगर हम लोग 12% का पर एनम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो कितना होगा पता है, 100, और इस पे 12% मतलब 12 रुपीज, 112। लेकिन इसी 12 रुपीज को अगर 6 मंथ्स में पे किया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, तो 6%, उसमें क्या इंपैक्ट आएगा, ये 100 के ऊपर 6%, यानी 6 रुपीज, 106 हो गया। क्योंकि कंपाउंड है तो फिर से 106 पे 6% आ जाएगा। ये देखो 106 पे 6% आ जाएगा, तो ये हो गया 106 पे 6% मतलब 6.36, ठीक है। 6.36 चेक कर लेते फिर से एक बार, 106 इंटू 6%, हाँ 6.636। अब इसको ऐड करो, ये आ जा रहा है, तो इसके जगह ये बन जा रहा है, देखो इसके जगह ये बन जा रहा है। सिर्फ 12% देने से 112, लेकिन अगर हम लोग का ये वाला 6% में आएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पर 12 रुपए को 2 बार करोगे तो 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे कंपाउंडिंग हो रहा है तो जमे हुए अमाउंट पे फिर से पैसा मिलेगा, जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है उस पे फिर से मिलेगा। तो 6 के जगह 6.36 हो गया ना, 6 के जगह 6.36 हो गया, ये 1 होगा, ठीक है। 6 की जगह 6.36, तो 0.36 का इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। इसी से तो हम लोग इफेक्टिव रेट भी सीखे थे ना, तो इसीलिए देखो यहाँ पर ये अगर हमें बोल रहा है कि कंपाउंड 6% करके है तो उसी तरह से ही देना पड़ेगा। तो 112 यहाँ पर 112.36, क्योंकि नेक्स्ट वाले पे 0.36 ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये 6 रुपीज पे काउंट हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर तो 2 बार हुआ नहीं, 100 पे ही हो गया। तो कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कंपाउंडिंग मंथली हो सकता है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो सकता है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, जैसे ये सेमी एनुअली था 6 मंथ्स वाला, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट में किया था, तो उसी के कंसेप्ट का था ये वाला, ठीक है। तो हो गया 8 नंबर तक हो गया। अच्छा अब एडिशनल क्वेश्चन बैंक करेंगे। देखो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000 ईच। तो बोल रहे डिफरेंस बताओ कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये देखो कैसे पूछ रहा है, 20,000 का हम लोगों को प्रिंसिपल दिया गया है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम करके 4 years 1 2 3 4, ठीक है। 5% करके इंटरेस्ट मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है। 5%, 5%, 5% एंड 5% करके इंटरेस्ट मिलेगा। कितना पैसा जमा करना है, 20,000, ठीक है। 20,000 अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है तो दोनों का इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों में इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला बात है ये 20,000 पे अगर 5% मिलेगा, सिंपल कैलकुलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर 20,000 लिख देते हैं, देखो इस पे 5%, ठीक है। इस पे 5% कैलकुलेट करो कितना हो गया, 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया 1,000। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हर बार 20,000 पे ही 5% लगेगा, तो फिर से 1,000, फिर से 1,000, फिर से 1,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट टोटल कितना बन गया 4,000, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल 24,000 हमें मिलेगा जब 4 years एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया 4,000। हम ये पूरा कंसेप्ट के साथ बोल देते हैं एक बार। वैसे हमें आंसर लेकिन पूछा है कि दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, बस यही पूछा है और कुछ नहीं। अच्छा
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ इंटरेस्ट कितना हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। इसमें भी फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट तो 1000 ही होगा, ठीक है। 20,000 पे 5%। देखो ये मैंने एकदम आज स्टार्टिंग में सिखाया था ना, तुम लोग कैसे कर सकते हो। 20,000 प्लस 5% हो गया 1000, ठीक है। 1000 फिर इस पे प्लस 5% करो, देखो प्लस 5%, 1050 हो गया, यानी नेक्स्ट इंटरेस्ट 1050 हो जाएगा, ठीक है, 1050। अच्छा, फिर प्लस 5%, तो कितना हो गया 1102.5, 1102.5, ठीक है, 1102.5, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर प्लस 5%, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1157.625, फॉर्मूले से भी कर सकते हो 625 प्लस ये टोटल इतना बन जाएगा 24,000। मतलब ये प्लस लगाने से आंसर मिल जाएगा कि एक्चुअली कितना बन रहा है 24,310.25। ये देखो 24,310.125, ठीक है, 0.125, तो ये बन जा रहा है। तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है 1000 1000 1000 ऐसे करके सारा ऐड करो, पता चल जाएगा कितना हो रहा है, या फिर इससे इसको माइनस कर दो तो इंटरेस्ट आ रहा है 4310.125। और अगर तुम लोग इसको ऐड भी करोगे तुम लोग को मिल जाएगा 1000 प्लस 1050, मतलब 2050, 2050 प्लस 1102.5। ये देखो 2050 प्लस 1102.5, ठीक है। क्या इंटरेस्ट ऐड करने से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1157 पॉइंट ये है 675, ठीक है, 675 तो देखो कितना आ रहा है। अच्छा, ये प्रीवियस वाला अमाउंट इसमें एड ऑन हो गया इस वजह से, ये देखो इस वजह से हो गया, अदरवाइज तुम लोग ऐड करके देखो इतना ही आएगा। ये देखो 1000, ये हो गया 2050, ये देखो 2050 प्लस 1102.5, 1102.5 प्लस ये देखो 1157 इतना है। तो 4310.25, देखो एग्जैक्ट उतना ही आ गया। हम लोगों को क्या पूछा है? हम लोग को पूछा है इन दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 310.125, 310.125। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो नियरेस्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। तो क्या इतना टाइम लगेगा करने के लिए? नहीं, तुम लोग सिंपल ऐसे कर सकते हो जैसे फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। क्या करोगे 1.5, ये देखो 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100 फॉर्मूला लगा लोगे, ठीक है, तो हो जाएगा। ये देखो फॉर्मूला लगा लोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला। पी कितना है 20,000, 1 प्लस 5% होल टू दी पावर 4। ये कैलकुलेट करके देखो 43, ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा 24,310.125 हो जाएगा। ये ए आ गया। तुम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल 20,000 इंटू 5% इंटू 4 ईयर्स, ऐसे करने से ही सिंपल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट 4000 आएगा, बट इस पे डायरेक्ट नहीं आता है। इस पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल से लेस करना पड़ेगा। तो कैसे भी करो, दोनों तरीके से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली। देखो फिर से यहाँ पर क्या बोला है? हाफ ईयरली बोला है। हाफ ईयरली रेस्ट ऑन 10,000 rate for the first and second year being 6% and for the third year 9% per annum is, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। हम लोग को क्या बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलेगा, ठीक है। कितने पे? 10,000 पे। रेट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 6%, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर और यहाँ से यहाँ सेकेंड ईयर कर लिया मैंने। और कैसे करके इंटरेस्ट मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, ठीक है, 6%। और थर्ड ईयर में 9% पर एनम बोला है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। मतलब ये फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये सेकेंड ईयर और ये मैंने कर दिया थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कैसे मिलेगा? फर्स्ट ईयर में मिलेगा हम लोगों को 3%
फिर से 3%, ठीक है, मतलब 6% पर एनम है, 6% पर एनम, लेकिन देना है 3% करके, अगेन 6% पर एनम, बट 3% करके हमें देना है, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में क्या बोला है, 9% पर एनम, 9% पर एनम, बट कैसे पे होगा, पे हम लोग का सेम उसी तरह से, देखो यहाँ पर कैसे पे होगा, पहले ही बोल दिया था, यहाँ पर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, 6 मंथ्स मतलब 9% का आधा करेंगे 6 मंथ्स में, यानी 4.5% करके 2 बार में पे करना है, 2 बार में पे करना है। और कितने पैसे का बात हो रहा है, 10,000, 10,000 अगर इस तरह से चलेगा तो हमें पूछ रहा है इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, इंटरेस्ट, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा, ऐसे करके हमें इंटरेस्ट पूछ रहा है कि कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये देखो सिंपल ऐसे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा, ये देखो बिना फॉर्मूला लगाए भी कर सकते हो, ये सब देखो कैसे हो जाएगा, 10,000, ठीक है, प्लस करो पहले, प्लस 3%, प्लस 3%, ठीक है, ये हो गया, मतलब पहले यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया 300, प्लस 3% करने से 300, फिर इस पे, यानी देखो प्रैक्टिकली समझो, यहाँ पर 10,000 था, 3% लग के 300 इंटरेस्ट हुआ, लेकिन अब जब 3% इंटरेस्ट लगेगा तब 10,300 पे लगेगा, ठीक है, पहले बार 10,000 पे लगा, अब जो 3% लगेगा ये 10,300 पे लगेगा, और कैलकुलेटर पे हमें वही करने का हेल्प हो जा रहा है, ये देखो इस पे प्लस 3% करेंगे, ठीक है, तो 309 हो गया, तो इंटरेस्ट आ गया 309, ठीक है। अब नेक्स्ट जब इंटरेस्ट लगेगा तो ये दोनों का टोटल यानी 10,609 पे होगा, ये देखो 10,609 पे लगेगा 3%, ये देखो हम इस पे लगा के दिखाते 3%, ठीक है, तो 308.27, 318.27, ठीक है, फिर नेक्स्ट लगेगा 3%, तो ये बन जाएगा 10,927.27, 10,927.27, ठीक है, ये सब नेसेसरी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी तुम लोग को एक बार रिकॉल हो जाए कैसे था, 327.818, 327.818, 8181 ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस करो तो 11,255, मतलब अब इस पे लगेगा ये जो इंटरेस्ट लगेगा 11 कितने पे लगेगा, 11,255, 11,255 पॉइंट हो जाएगा 0881, पॉइंट हो गया 0881, इस पे 4.5% लगेगा, ये देखो प्लस 4.5%, ठीक है, 506.47, तो 506.47 ये इंटरेस्ट रेट लग जाता है, प्लस करके ये 1176.1, 1176.76, 1.5, 1.5, 1.56, ठीक है, और ज्यादा नहीं लिख रहे, बहुत सारा डिजिट है, प्लस 4.5%, प्लस 4.5%, यानी 529 आ रहा है, 529 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.27, और ये टोटल करने पे इसका टोटल लगाओ 12290, यहाँ पर टोटल आ जाएगा 12290, देखो मैंने पूरा प्रोसेस ही बता दिया यहाँ पर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे होता है पूरा प्रोसेस ही बता दिया, कि पहले 10,000, फिर 3% लग के 300, फिर जो अमाउंट बना 10,300 होता है उस पे 3% लग के ये पूरा सीक्वेंस ही मैंने बता दिया, जबकि एमसीक्यू में ऐसा हमें जरूरी नहीं है, बट एक बार जस्ट रिकॉल करवाया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो हमें पूछ रहा था कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो गया, इससे इसको माइनस करो, 12,290.83 बन जाएगा 10,000 रुपीज, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 2290.83, ये अमाउंट इंटरेस्ट का हो जाएगा, बाकी तुम लोग ये भी ऐड करोगे ना, 300 प्लस 309, ये देखो 300, 309, दिस वन, ठीक है, ये सब ऐड करोगे तो इतना ही आएगा, हो सकता है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का इधर उधर हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, वैसे 2 डिजिट लिया है, जैसे यहाँ 3 डिजिट ले लिया है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन नियर अबाउट यही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, 2290, देखते हैं 2290 का ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, देखो 2290 का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, ये 2290, ये तो काफी दूर है, नियर अबाउट आंसर कौन सा है, ये देखो यहाँ पर नियर अबाउट आंसर देख सकते हो, एक है, हम लोग का आंसर क्या है 2290, तो 85 और 90 में डिफरेंस कितना हो रहा है, 5 रुपीज का, और 87 और 90 में डिफरेंस कितना हो रहा है,
₹3 का। तो नियर अबाउट आंसर तो ये दिख रहा है, ठीक है, नियर अबाउट आंसर ये दिख रहा है। तो हम लोग ऑप्शन बी लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग ऑप्शन बी चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज देखो, पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखा था उसमें ऑप्शंस में ना इतना नियर अबाउट गैप नहीं था। यहाँ पर ऑप्शंस ये दोनों में गैप कितने का है, देखो ये दोनों में गैप ₹2 का है, ठीक है। और अगर हम लोग 2290 का ये ऑप्शन चूज करते हैं तो हम लोग ₹3 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, जबकि ये दोनों में गैप ₹2 है। लेकिन पहले जहां भी हम लोगों ने नियर अबाउट आंसर लिया है ना, वहां पर हम लोगों ने ऐसा गैप नहीं देखा था, ठीक है, इतना कम गैप नहीं देखा था। तो देखो मैंने अभी तक तुम लोग को ये बोला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे तुम लोग को कैसे आंसर देना है, जो नियर अबाउट आंसर होगा। लेकिन तब ऑप्शंस में जो डिस्टेंस था वो इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है, ऑप्शन में जो डिस्टेंस था वो उतना ज्यादा नहीं था। तो अगर ऑप्शन में मतलब डिस्टेंस ज्यादा था, अभी देखो इतना ज्यादा नहीं है, अगर ऑप्शन में डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। जैसे ये दोनों में हमारा कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं, लेकिन 2290 इस पे ले या इस पे ले, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर हमारा नियर अबाउट आंसर दोनों अपने अंदर क्लैश कर रहा है, जैसे इन दोनों में गैप ₹3 का है, ठीक है, अब ये दोनों में गैप ₹5 का और ये दोनों में गैप ₹3 का है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर नियर अबाउट ऑप्शंस ज्यादा है तो हम लोग फिर नन ऑफ दिस चूज करेंगे, ठीक है, हम लोग फिर नन ऑफ दिस चूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2290 नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है यहाँ पर आंसर देने का। आगे तुम लोग ऐसा क्वेश्चन अगर देखोगे तो ऑप्शन में चेक करके देख सकते हो, अभी कौन सा क्वेश्चन है मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन चेक करके देख सकते हो कि ऑप्शंस में इतना नियर अबाउट ऑप्शंस नहीं था, ठीक है। तो अगर नियर अबाउट ऑप्शंस नहीं होगा तो ये हमें फॉलो करना है कि तब हम लोग नन ऑफ दिस लेंगे, क्योंकि इनमें देखो बहुत ही कम दूरी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ₹3 का डिस्टेंस है, तो थ्री भी नहीं, ₹2 का, तो ₹2 का यहाँ पर गैप है, तो हम लोग ₹3 का राउंड ऑफ कैसे करें, इसके लिए हमें आंसर लेना है डी, नन ऑफ दिस, इस केस में, ठीक है। और यही वाला चीज हम लोग हर जगह पे फॉलो करेंगे, यही वाला पैटर्न हर जगह पे फॉलो करेंगे। ऐसा पहले नहीं आया था कि हमारा दो ऑप्शन बहुत ही नियर अबाउट है, देख सकते हो ऐसा कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं आया था। तो हम लोग अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग नन ऑफ दिस लेंगे, अगर ऑप्शंस के अंदर गैप बहुत कम है तो, ठीक है। मतलब ऑप्शन का गैप और ये गैप में लगभग सेम है, जैसे ये 2290 है, ठीक है, और ये दोनों में भी गैप देखो 2 से 3, यहाँ पर 2 नंबर्स का है, ठीक है। इसीलिए हम लोग फिर नन ऑफ दिस लेंगे, ऑप्शन डी लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये चीज को फॉलो करना है तुम लोगों को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द पर्सन वैल्यू सॉरी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन सेकेंड ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन ऑन ईयरली बेसिस। बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा अगर 10,000 ड्यू हो रहा है इन 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस। तो इंटरेस्ट पे ईयरली बेसिस हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट पे हो रहा है ईयरली बेसिस 2 years के लिए, ठीक है, 2 years के लिए इंटरेस्ट कितना है 5%, 5% करके ही होगा पेमेंट, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड इतना करके, प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू है 10,000, 10,000 जो है सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू। अच्छा देखो लैंग्वेज क्या बोल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा 10,000 का जो ड्यू होने वाला है 2 साल बाद, मतलब किसी को 2 साल बाद 10,000 मिलेगा 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसका आज के डेट का वैल्यू क्या है, तो फ्यूचर में हमें 10,000 मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज क्या बोल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 year, 10,000 ड्यू होने वाला है मतलब फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है, तो उसका आज के डेट का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। तो ये एनुइटी तो है नहीं, क्योंकि एनुइटी होगा तो डिपॉजिट या इंस्टॉलमेंट कुछ तो बोलता है कि डिपॉजिट हम लोग बार बार कर रहे हैं क्या इंस्टॉलमेंट, ये नॉर्मल सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन हो गया। तो सिंगल कैश फ्लो में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हो रहा है, उसमें फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन, मतलब वही एफ बी के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू मतलब पी, तो ए और पी के जगह ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10,000 मिल जाएगा, कितने पैसे का 10,000 मिलेगा वो हमें पता करना है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years के लिए, ठीक है। तो 5% मतलब 5/100 +1
1.05 टू टाइम्स हो गया 1.1025, ठीक है। तो 10,000 इक्वल टू पीवी इंटू 1.1025, तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय ये अमाउंट, तो इसको मेमोरी प्लस कर लो। 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया 9070, देखो 9070, ठीक है। 9070 समथिंग आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन 9070, ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 9070। देखो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, ये 9000 है, ये 9061 है, तो हमारा तो एक मतलब बहुत ही आसपास का आंसर आ रहा है, तो फिर कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। लेकिन ये पॉइंट टू बी नोटेड था, इसके ऊपर डिपेंड करके ही लेकिन हम लोगों को सोचना पड़ेगा जहां पर हमारा दो आंसर के साथ क्लैश हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है 10,000 का जो 2 साल बाद मिलने वाला है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। देखो कंसेप्ट चेंज हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। व्हेन से देखो इंटरेस्ट इज पेड, ये भी लैंग्वेज यहाँ पर भी सेम है, बस ये देखो कैसे ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, मतलब 5% ही मिलेगा लेकिन 2 टाइम्स में मिलेगा, यानी कितना करके 5/2 कर लो, 2.5% करके हर बार मिलेगा। दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा, कैसे होगा दिखा देते हैं, ये देखो 2 years का यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 10,000 हमें मिल जाएगा आफ्टर 2 years, लेकिन 5% कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%, तो उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है, फ्यूचर वैल्यू है 10,000, ठीक है। अच्छा, और प्रेजेंट वैल्यू कितना है ढूंढना पड़ेगा, i कितना है, इंटरेस्ट 2.5% करके लगेगा, ठीक है, 2.5%। अब मुझे बताओ n कितना होगा, क्योंकि अगर 5% करके लगेगा तो 2 बार होगा। एन मतलब क्या होता है, एन मतलब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट में एन मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। मतलब कितना बार में हम लोग जब कंपाउंडिंग एनुअली सेमी एनुअली ऐसे बोलेगा ना, तो कितने बार में, तो 2 साल में हर साल एक बार करके मिलेगा, तो 2 बार मिलेगा। यहाँ पर कितने बार कन्वर्ट हो रहा है, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 4 बार मिलेगा हम लोग को, 4 बार मिलेगा। तो इसमें एन का वैल्यू कैसे हो जाएगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो टी मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो 2 years, 1 years एंड 1 years, 2 years में। अब 1 year में 2 टाइम्स कन्वर्जन है, तो फिर 2 years में 4 टाइम्स कन्वर्जन हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पेमेंट जो है ये 1 साल में 2 बार हो रहा है, तो 2 साल में 4 बार होगा। अगर ये हाफ ईयरली नहीं होके क्वार्टरली होता तो 1 साल में कितना बार हो जाता, 4 बार, तो 2 साल में 8 बार हो जाता। तो यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है कि एन का वैल्यू ईयर हो जाएगा, कंपाउंडिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है ना। तो अगर कंपाउंडिंग अलग अलग तरीके से होगा, ईयरली, सेमी एनुअली, कम हाफ ईयरली, ठीक है, तो सेमी एनुअली हाफ ईयरली एक ही हो गया, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, 1 साल में 2 बार कन्वर्जन, 2 साल में 4 बार, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर गलती से भी यहाँ 2 लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, 2 लिखने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो 2.5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया +1, 1.025 और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 234, तो 1.1038, 1.1038, ठीक है। 38, अब 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1038, तो 9059.6, पीवी इक्वल टू 9059.6 समथिंग आ रहा है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 9059, अच्छा 9059 हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 70 है, तो ये इतना राउंड ऑफ तो नहीं करेंगे, 59 मतलब 60 के आसपास आंसर होने से हम लोग दे सकते थे, देखो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर देना पड़ेगा हम लोग को फिर 4th नंबर का,
यहाँ पर 9070, ये तो नहीं होगा। हम लोग का आंसर क्या है, 9059 है, ठीक है, 59 पॉइंट ऐसे आ रहा है, 6 समथिंग आ रहा है, तो 9069, ये तो 10 रुपीज का गैप हो जा रहा है। अब इनमें देखो गैप कितने का है ये चेक करना पड़ेगा, है ना। 69 और 71 रुपीज का गैप है। यहाँ पर भी देखो 69 61 और यहाँ पर है 69 का, अच्छा 69 और 61 है, ठीक है। और यहाँ पर है डी नन ऑफ दिस, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, बोलो कौन सा आंसर होना चाहिए। हम लोगों का आंसर निकल के आया है 6059, ठीक है, सॉरी 60 नहीं, 9059, मतलब लगभग 9060 कर देते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। 9060, ये 9070, 9069 है, और ये 9061 है, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसका ऑप्शन सी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है, 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 4th नंबर का ऑप्शन हम लोग सी कर देते हैं, ठीक है। सी जो है नियर अबाउट आंसर मिल रहा है हमें, तो सी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, जॉनसन लेफ्ट 1 लाख विद द डायरेक्शन दैट इट शुड बी डिवाइडेड इन सच ए वे दैट हिज माइनर सन टॉम, डिक एंड हैरी, एज 9, 12 एंड 15 वेयर sorry years should each received equally after attaining the age of 25 years। मतलब जॉनसन जो है वो 1 लाख रुपए छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है कि ये सारे पैसे डिवाइड हो जाने चाहिए उनके बच्चों में, लेकिन सभी अभी माइनर है, किसी का भी 18 ईयर्स नहीं हुआ है, किसी का ईयर 9 है, किसी का एज 9 है, किसी का 12 है, किसी का 15 है, ठीक है। इक्वली सबको मिलना चाहिए। जब उनका एज 25 हो जाएगा, मतलब सभी बच्चों का एज जब 25 ईयर्स हो जाएगा, तब 1 लाख रुपए बांट दिया जाएगा। अगर वो बोलते आज ही बांट दो तब तो आसान था, 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 33,333 लगभग इतना अमाउंट करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि जब उनको उनका एज 25 होगा तब सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और तब तक ये पैसा ये क्या करना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 3.5%, हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर्स ओल्ड। तो बोल रहे तब तक ये पैसा क्या करेंगे, कहीं पर रख देंगे जहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है 3.5% करके। तो जब सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अमाउंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखो अमाउंट भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना एक एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करके मिलेगा, हाउ मच इज सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर्स ओल्ड। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर 3 बच्चे हैं, टॉम, डिक और हैरी। तो सबका एज देखो, 9, 12, 15। 25 ईयर्स कब होगा, बोलो टॉम का एज 25 ईयर्स कितने दिन बाद होगा, बोलो। टॉम का एज 25 ईयर्स होने में अभी कितना टाइम लगेगा ये बताओ। 16 ईयर्स। डिक का कितना लगेगा, 13। और हैरी ना क्या नाम था इनका, कितना टाइम लगेगा, 10। 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पैसा ये रख 1 लाख रुपीज जो ये दिखा रहे हैं कि 1 लाख हम रख के जाना चाहते हैं ताकि सबको मिल जाए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3.5% करके है। हाउ मच इज सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये पैसा कितने कितने से, मतलब कितने टाइम के लिए ये पैसा जो है हम लोगों का मतलब क्या बोले, मतलब ये जो है कि इनको टॉम को मिलेगा कितने दिन बाद, टॉम को मिलेगा 16 ईयर्स बाद, डिक को मिलेगा 13 ईयर्स बाद, और हैरी को मिलेगा 10 ईयर्स बाद। तो सबका अलग अलग हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मान लेते हैं कि सबको इक्वल मिलेगा, ऐसे बोला गया है, ठीक है, इक्वल मिलना चाहिए। ये देखो यहाँ पर इक्वल ही मिलेगा, तो इक्वल अमाउंट मान लेते हैं कि लेट ईच गेट ₹X, ठीक है। हर एक जन को ₹X करके मिलेगा। तो X करके अगर मिलेगा, तो अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब देखो यहाँ पर अगर इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं,
तो सबको कितना कितना मिलेगा, ये सपोज है, यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, देखो ये सपोज है टॉम का, एक है डिक का और एक है हैरी का, ठीक है। तो टॉम को भी मिलेगा एक्स रुपीज, डिक को भी एक्स और हैरी को भी एक्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन टॉम को कितने दिन बाद मिलेगा, टॉम को मिलेगा 16 ईयर्स बाद, इसको मिलेगा 13, इसको 10 ईयर्स बाद, लेकिन सबको एक ही जैसा पैसा मिलेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो सबका अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन सबको देना है एक्स रुपीज करके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि एक्चुअली कितने रुपीज का इनके डिवाइडेशन हो रहा है, 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 लाख है ये 3.5% के हिसाब से कंपाउंडिंग होने के बाद जो अमाउंट होगा उसका इनका इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर ले कि इनको जो पैसा मिलेगा फ्यूचर में उसका आज का वैल्यू क्या है, उसका आज का वैल्यू क्या है, उसका आज का है, मतलब टॉम को जो पैसा मिलेगा 16 इयर्स बाद उसका आज का वैल्यू क्या है, डिक को जो पैसा मिलेगा 13 इयर्स बाद, ठीक है, उसका आज का वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। और हैरी को जो पैसा मिलेगा 10 इयर्स बाद उसका आज का वैल्यू क्या है। और ये सारे आज का वैल्यू अगर हम लोग ऐड कर लेते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस वन एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस वन एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस वन, ये अगर हम लोग सारा चीज ऐड कर लेते हैं तो ये इक्विवेलेंट टू 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ना, तो प्रेजेंट वैल्यू तो 1 लाख ही है, प्रेजेंट वैल्यू तो 1 लाख ही है। तो जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा उसका अगर आज का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो तो इक्विवेलेंट 1 लाख होगा। तो हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास कुछ उतना इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग इक्वेशन को बना ले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो प्रेजेंट वैल्यू है, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, एक्स का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे एक्स का प्रेजेंट वैल्यू, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू कैसे हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू हो जाता है। तो फ्यूचर में कितना मिलेगा, एक्स रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, हम किसी एक का दिखाते हैं, सबका इंटरेस्ट रेट लेकिन इक्वल है, इंटरेस्ट रेट किसी का अलग अलग नहीं है, 3.5%, ये देखो 3.5%, ठीक है। तो इसका मतलब 3.5 बाई 100 करो, ये आ गया, प्लस 1.035, देखो। तो x इक्वल टू 1.035, और ये पता है इनका टाइम कितना लगेगा, इनको लगेगा 16 ईयर्स, 16 ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 16, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इनका ऐसे आ गया। सिमिलरली हम लोग इस तरह से डिक का भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, सबके लिए अलग अलग आ जाएगा। तो टॉम का कितना आएगा, एक्स डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 16, अभी अभी मैंने फॉर्मूले से यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। अब यही चीज इनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, इनका प्रेजेंट वैल्यू 1.035 करके लेकिन 13 ईयर्स के लिए, और इनका एक्स डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 15 करके हो जाएगा। और ये सारे प्रेजेंट वैल्यू का टोटल होता है 1 लाख, है ना। ये सारे प्रेजेंट वैल्यू का टोटल, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू में पता चल गया इसका कितना, 1.035 होल टू दी पावर 16, इसका भी पता चल गया इनका प्रेजेंट वैल्यू कितना, x डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 13, इनका भी। और ये सारे प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है ना, ये सारे प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है वो तो 1 लाख है। अब देखो कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये सब टोटल करेंगे। तो अगर टोटल करते हैं, देखो ये ऐसे लिख लो लाइन बाय लाइन, तो तुम लोग समझ जाओगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये 15 लिख दिया मैंने, इक्वल टू 1 लाख। अब सिंपल वे क्या है, x कॉमन ले लो, ठीक है, x कॉमन ले लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 16, 1 डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 13, 1 डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 15 इक्वल 1 लाख, इक्वल 1 लाख। मैंने एल लिख दिया, जगह नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, कैलकुलेटर में तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ पर वो मेमोरी प्लस का चक्कर है, तो हम एक एक लिखेंगे, ठीक है। तुम लोग अपने कैलकुलेटर में पूरा डायरेक्ट कर सकते हो, देखो जैसे हम दिखाते हैं, पहले 1.035 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर कुछ रह तो नहीं जा रहा है, नहीं, देयर इज नथिंग इन मेमोरी, ठीक है। तो 1.035 हो गया, अब इसको 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करो,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर यहाँ पर करेंगे मेमोरी प्लस, तो वन, हाँ बोलो मैम आपने 1.03 को मल्टीप्लाई किया, 5 को नहीं किया। ओ देखो गलत कर, अच्छा ठीक कर लेते हैं, देखो 1.035 कर दिया, चलो अब ठीक है 1.035, हाँ अब ठीक लिखा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ये 16 आ गया। और यहाँ पर मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 0.57 हम ना लिख लेते क्योंकि मेरा वह मेमोरी प्लस हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता फिर गलत हो जाएगा। 0 पॉइंट तुम लोग नहीं भी लिखोगे, तुम लोग अगर कैलकुलेटर में इसको m प्लस कर दोगे ना, तुम लोग का तो जीटी फंक्शन वगैरह भी होगा, लेकिन मेरे यहाँ पर ये नहीं है। तुम लोग इसको m प्लस करके फिर दोबारा वैसे करो, फिर जो आएगा उसको m प्लस, फिर दोबारा फिर mrc करोगे तो तीनों ऐड करके दिखेगा। हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, मेरे कैलकुलेटर में मेरे से यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है। तो 5767 हम 4 डिजिट करके लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं। फिर हम इसको ना हटा देंगे क्योंकि पता नहीं क्या क्या ऐड हो जाता है, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। देयर इज नथिंग सेव्ड इन मेमोरी, चलो ठीक है। 1.05 को 1.035 को फिर करेंगे हम लोग 13 टाइम्स इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब इसको करेंगे मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो ये आ गया 0.639, 0.639 और 4, ठीक है 4 डिजिट लिख रहे हैं ना तो 4 लिख दिया मैंने। यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, ये है 15, तो नेक्स्ट इसको फिर से हटाओ 1.035 15 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम्स में इतना आ गया, ठीक है। ये 15 था कि 10 था भाई, 15 था, अच्छा 15 टाइम्स में इतना आ गया। m प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम आर सी 0.59, अच्छा ये एज मैंने ठीक लिखा था, 9 12 15 होगा, हाँ ठीक तो लिखा था। ये 10 होगा, देखो यहाँ गलती से 15 लिख दिया मैंने, ये 10 होगा, ये 10 होगा, 10 होगा, ठीक है ये गलत हो गया। into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m plus 1 divided by mr, हाँ 0.7089, 0.7089, ठीक है 0.70891 है, इक्वल टू 1 लाख। अब ये सब ऐड करना पड़ेगा, 0.7089 0.6394 प्लस 0.6394 प्लस 0.5767 0.5767 1.9250 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो x इंटू 1.9250 इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। और x इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है। तो देखते हैं आता है क्या 1 लाख एम आर, नहीं देखो एम आर करे तो फिर वो बाकी सब भी ऐड होके आ गया। 1 लाख डिवाइडेड बाय, कोई बात नहीं हम 1.92 लिख के कर लेते हैं, 925 ठीक है। तो 51948, ठीक है 51948 ये आ गया x का वैल्यू। x मतलब सबको कितना करके मिलेगा इक्वली, 51,948, ऑप्शन 51,948 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 48 51,948, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ये भी नहीं होगा। 51,900 ये 94 है, ये 48 है, तो गैप इतना नहीं है कि राउंड ऑफ कर दे, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। गैप इतना भी आसान नहीं है कि हम लोग राउंड ऑफ कर दे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नियर अबाउट आंसर होता है हम लोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी होगा इसमें हम लोग का। तो ये क्वेश्चन लेकिन स्पेशल क्वेश्चन था बोल सकते हो। देखो वैसे एडिशनल क्वेश्चन बैंक हम लोग सब चीज का नहीं करते हैं, जरूरत नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना जरूरी है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का चैप्टर है बोल सकते हो। मतलब ये एक लौता चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स आता है, ठीक है। मतलब हमेशा इससे मतलब 10 to 15 मार्क्स आता है एग्जाम में हर बार, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करना जरूरी है, और इसमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी इसीलिए हम करवा रहे हैं। बाकी में जरूरी
नहीं होता है। अगर हमारे पास अच्छा टाइम होता है तो रेशियो प्रोपोर्शन में अगर हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन और सीक्वेंस सीरीज। बाकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जरूरी होता है, इसलिए मैंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक करवाया। बाकी बहुत सारा एडिशनल क्वेश्चन बैंक होता है, वो नेसेसरी नहीं होता, बाद में हम लोग आरटीवी वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक का जरूरत होता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, और इससे काफी अच्छा मार्क्स आता है। मतलब ये और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे ही जो है 30 नंबर आ जाता है, ठीक है, स्टैट और उसमें देख लो तो मैथ में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अच्छा, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किए हो, लेकिन यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग 4C या 4D में भी कर चुके हैं, जिसका आंसर हम लोग का ये आता है हर बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाएगा, देखो कैसे कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स सम विल डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कुछ एक अमाउंट डबल हो जाएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, कितने दिन में। तो अगर अमाउंट p है तो वो 2 इंटू पी हो जाएगा डबल। अब a इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। हम लोग पहले भी ऐसे करके ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अभी हम गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन देखो डी नन ऑफ दिस नहीं है, और यहाँ पर दो क्लोजेस्ट आंसर है, अभी देखने से ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर कितना हो गया, p कैंसिल, 2 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर 9। अब हम लोग क्या करते हैं, 1.05 को मल्टीप्लाई करते जाते, चेक करते कहां पर 2 आएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में आ जाता है 1.97। ये देखो n इक्वल टू 14 में आ जाता है 1.97, ठीक है, 1.9799, यानी अगर राउंड अप करोगे तो करीब करीब 2 हो जाएगा। और 15 भी हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 15 में आ जाता है देखो 2.07, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं ये दोनों के मिडिल में आएगा। और हर जगह हमारे पास ये 14 इयर्स 2 मंथ्स वाला ऑप्शन होता है, हम लोग इसको टिक कर देते हैं। बट इस बार गलत क्या हो जा रहा है, यहाँ 14 ईयर 3 मंथ्स भी है, यहाँ पर 14 इयर्स 3 मंथ्स भी है, तो हो गया कंफ्यूजन। तो एक्चुअली यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये पहले से ही ऐसा बना हुआ है क्वेश्चन। लेकिन देखो अगर ये डी नन ऑफ दीज होता ना यहाँ पर इसके जगह, मतलब ये ऑप्शन डी होता या फिर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता, तब हम लोग ये टिक कर सकते थे। लेकिन 14 ईयर 2 मंथ्स और 14 ईयर 3 मंथ्स, सिर्फ और सिर्फ इस एजम्पशन पे हम लोग कैसे बोले कि 14 ईयर 2 मंथ्स ही होगा, क्योंकि पहले हम लोग का ये आंसर आया था, बिकॉज वहां पर ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस था और ये दो में टाई नहीं हो रहा था। एक्चुअली इस क्वेश्चन को अगर 100 मान के तुम लोग सॉल्व करोगे या कुछ भी एक वैल्यू मान के सॉल्व करोगे ना, तब तुम लोग देख सकते हो डबल आता है कब पता है, ये मैंने एक बार चेक किया है, तुम लोग भी कर सकते हो कोई भी एक अमाउंट लेके। ये एक्चुअली इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 12 इयर्स 2 मंथ्स 15 डेज अप्रॉक्स आता है, ठीक है, 12 इयर्स 2 मंथ्स 15 डेज। अगर ऐसा कोई भी एक अमाउंट ले लो कि 100 रुपीज 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डबल कब होगा, इसको अगर कैलकुलेटर पे 100 रुपीज के करके देखोगे ना, तो वो 200 होता है 14 इयर्स 2 मंथ्स 15 डेज में, ये एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक है। तो 14 ईयर 2 मंथ्स एंड 15 डेज जो हमारे ये दोनों आंसर को ही मतलब नहीं बोल देगा अगर एक्चुअली आंसर कैलकुलेट करके देखोगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे यहाँ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ही बोल सकते हो कि गलत है, ठीक है। इसका हम लोग ये बोलेंगे कि ये गलत है, ये डी नन ऑफ दिस होता, मतलब या तो ये ऑप्शन दो या तो ये ऑप्शन दो, तब हम लोग कोई एक ऑप्शन टिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन जब होगा तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। बाकी तुम लोग का अगर नन ऑफ दिस रहता है और 14 ईयर 2 मंथ्स होगा तो उसको टिक कर देना, और अगर 14 ईयर्स 3 मंथ्स होगा तो उसको टिक करना। लेकिन हाँ, दोनों ही रहेगा ऐसा, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, इतना हम बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा पहले से ही रॉन्ग है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस तरह से समझ लो कि एक्चुअली होने क्या वाला है, ठीक है। अब इसका हम आंसर कुछ नहीं बोल रहे कि आंसर ये होगा कि कुछ और होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है मुझे नहीं पता, इन्होंने दे रखा है बी, ठीक है, इन्होंने बी दे रखा है, मतलब वही वाला ऑप्शन मान के कर रखा है 14 इयर्स 2 मंथ्स, जो पहले भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन में देखा है। तो ये वाला थोड़ा सा मतलब क्या बोले, मतलब थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन करके दे रखा है ऐसा, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे, देखो हम लोग टिक कर सकते हैं पहले आंसर के साथ, बट लॉजिकली गलत हो जाएगा ना। अगर हम लोग कुछ सीख रहे हैं तो सिर्फ आंसर मिलाने के चक्कर में तो नहीं लिख सकते ना, तो ये हम लोग टिक कर देंगे। तो ये यहाँ क्या गलती है, क्योंकि 3 मंथ्स है कि 2 मंथ, वो इससे तो आइडेंटिफाइबल नहीं है ना, और ऐसे भी इसका एग्जैक्ट आंसर ये आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को फिलहाल आंसर के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे देखना ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये तो ये थोड़ा पहले से ही थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है।
तो ये हम हर बार ही बोल देते, ये पहले से ही थोड़ा सा रॉन्ग है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तुम लोग के पास, ऐसा ही आंसर आएगा, इतना क्लोजेस्ट आंसर भी नहीं होता है एग्जाम में, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स, नेक्स्ट वाला देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम ऑफ मनी ट्रिपल, 3 गुना हो जाएगा एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 गुना हो जाएगा, पी जो है वो 3p हो जाएगा, कितने टाइम में वही ढूंढना है, लेकिन बोल रहा है 5% पेएबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। जो 5% करके पे किया जाएगा ना, वो हाफ ईयरली बेसिस पे पे किया जाएगा, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के गैप में, यानी 5% कैसे दिया जाएगा, ये देखो आई को कैसे पे किया जाएगा, 5% बाई 2 यानी 2.5% हो गया, तो 2.5% 6 मंथ्स में, फिर 6 मंथ्स बाद 2.5%। अगर ऐसे करके हो रहा है तो कितने टाइम बाद ये 3p हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तो a मतलब 3p, यहाँ पर p लग गया, 1 प्लस 2.5%, ठीक है, होल टू दी पावर n हो गया, ठीक है। तो ये p कैंसिल, 3 इक्वल टू 2.5 मतलब देखो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.025 होल टू दी पावर n, हम लोग को 3 ढूंढना है कितने बार में होगा, तो इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, अरे 45 में था ना, मैंने और एक बार कर दिया, 45 शायद आया था, देख लेते हैं, 45 या 44 में आया था, मैंने एक बार फिर से जल्दी जल्दी में वो 44 में आया या 45 में, कोई बोल सकते हो कितने बार में आया। मैम 44 और 45 के बीच में। 44 और 45 के बीच में आया ना, नहीं ये वाला वैल्यू जो मैंने लिखा है ये कितने बार में आया, 44 में या 45 में, ये वाला जो दिख रहा है ये 44th नंबर का था कि 45 नंबर का था। मैम ये 46 का हो गया है। ये 46 का हो गया, अच्छा 46 का हो गया, 44 और 45 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1.05 सॉरी 1.025 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 41 42 43 44, 44 में आ रहा है 2.9 समथिंग आ रहा है, और 45 में आ रहा है 3.03, 3.03, ठीक है, ये दोनों के मिडिल में होना चाहिए। अब ऑप्शन देखेंगे, देखो ऑप्शन में तुम लोगों को नहीं दिखेगा ऐसा कोई भी ऑप्शन, तो क्या हम लोग का क्वेश्चन गलत हुआ है, नहीं, ये कंपाउंडिंग क्या है, 6 मंथ्स का है, यानी वहां पर एन का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन में एन का मतलब ऐसा हो जाता है ना, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन मायने इसीलिए रख रहा है, एक साल में अलग तरीके से पे हो रहा है, 2 बार में पे हो रहा है, ठीक है, तो एन आ गया हम लोग का 45 से 44 आ रहा है, ठीक है। तो हम एक बार 44 लेके करते हैं, एक बार 44 लेके करते हैं, देखते क्या आंसर आता है, तो टी इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना है, 2 टाइम्स नंबर ऑफ कन्वर्जन ईयरली, ये होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, तो एक साल में अगर 6 मंथ्स में होगा तो एक साल में 2 बार कन्वर्जन होगा, तो टी हो गया 22 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, टी का मतलब ईयर्स होता है। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 22 ईयर्स एंड 3 मंथ्स है, तो क्या 45 लेने से नहीं होता, चलो वो भी चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45 इक्वल टू टी इंटू 2 तो होगा ही क्योंकि 6 मंथ्स का कन्वर्जन है, तो टी इक्वल टू 45/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
22.5 आ रहा है, ठीक है 22.5, एक 20 ईयर्स और 22 और एक 22.5। ऑप्शन क्या है 22। देखो अब ऑप्शन ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा, 22 एंड 3 मंथ्स होगा, तो ऑप्शन डी होगा। अब तुम क्योंकि यहाँ पर तो नन ऑफ दिस नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब तुम लोग 45 लो या 20 मतलब 44 लो, आंसर तो डी ही आना है, ये तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पर कोई नियर अबाउट आंसर भी नहीं है, कहाँ 18 कहाँ 22, एकदम नियर अबाउट यही वाला है, और ना तो कोई ऑप्शन नन ऑफ दिस वाला है, तो कंफ्यूजन तो होगा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 ईयर्स, और ये जो भी आ रहा है अगर ये लोगे तो ये ठीक है। बाकी आंसर जो है 22 ईयर्स 3 मंथ्स बोल रहा है, तो एग्जैक्ट हो सकता है कि 22 ईयर्स 3 मंथ से आंसर आ जाए। अगर कोई भी वैल्यू लेके तुम लोग करके देखोगे कि वो 3 टाइम्स कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है कितने टाइम में, तो वो 22 ईयर्स, लेकिन काफी टाइम लगेगा इंडिविजुअली चेक करके देखने में, क्योंकि 22 ईयर्स तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एन के साथ चेक करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन ईयरली नहीं है, यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो ये एन का मतलब हो जाता है क्या, एन का मतलब हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन, है ना, पूरे साल भर में टोटल, तो एक साल में 6 मंथ्स के लिए 2 बार कन्वर्जन होता है, तो इसका मतलब 22 ईयर्स में 44 टाइम कन्वर्जन होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन, टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन टोटल, ठीक है, टोटल 44 टाइम कन्वर्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ए मशीन डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर, द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल बीइंग 23 to 40। बोल रहा है कि कॉस्ट है 23 to 40 और स्क्रैप मतलब यूज होने के बाद 10% रेट पे ये कम होते होते 9000 हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मशीन वॉज पुट टू यूज, कितने दिन के लिए मशीन को पुट टू यूज रखा गया ये पूछ रहा है। तो ठीक है देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि डेप्रिशिएशन मतलब वैल्यू रिड्यूस हो जाना, तो रिड्यूस हो रहा है, कैसे रिड्यूस हो रहा है 10% रेट पे, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो 10% माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्रेजेंट वैल्यू है मतलब जितने से हम लोगों ने मशीन को खरीदा था 23 to 40, 23 to 40, ठीक है 23 to 40 पे खरीदा था, 10% करके ये कम हो जा रहा है और कम होके 9000 हो जाएगा, कम होके 9000 हो जाएगा। हाउ मेनी इयर्स द मशीन वाज पुट टू यूज, कितने दिन के लिए मशीन को पुट टू यूज रखा गया है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे हम लोग देख लेते हैं, ये देखो 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 -1 तो 0.9, ठीक है। तो ये हो गया 9000 डिवाइडेड बाय 23240 इक्वल टू 0.9 होल टू द पावर n। तो 9000 डिवाइडेड बाय ये देखो 9000 डिवाइडेड बाय 9000 डिवाइडेड बाय 23 to 40, ठीक है। तो ये हो गया 0.387 इक्वल टू 0.9 टू द पावर n। तो 3872 ऐसे कितने बार मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो ये देखो 0.9 को मल्टीप्लाई करते जाओ, कितना लाना है 0.3 ध्यान में रखना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 0.9 0.324 आ रहा है 9, ठीक है 9 में आ सकता है, ठीक है 9 इयर्स में आ रहा है, आ सकता है क्या आ ही रहा है 0.38। देखते हैं आंसर्स का ऑप्शंस कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा 9 इयर्स है, तो देखो 7 में नहीं आया, मल्टीप्लाई करके देखा ना हम लोगों ने, 8 पे नहीं आया, 9 पे 0.3 से स्टार्ट हुआ, तो 10 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 3.4 हो जाएगा, तो हम लोग को 9 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 की, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, a machine worth 4,90,740 is depreciated at 15% on its opening value each year। हर बार depreciate होता है 15% करके, ये cost था, when it would be reduced to 2 लाख, 2 लाख में कब reduce हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस होने का मतलब है उसका बचा हुआ वैल्यू, तो बचे हुए वैल्यू को यहाँ पर हमें माइनस से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इंटरेस्ट नहीं कि हमें मिलेगा या देना पड़ेगा ज्यादा, यहाँ पर वैल्यू मशीन का कम हो जाएगा 4,90,740
ये वैल्यू बन जाएगा, और सॉरी ये वैल्यू था 4,90,740 का मशीन था, वैल्यू हो जाएगा 2 लाख, लेकिन कितने दिन बाद होगा ये पूछ रहा है। 2 लाख हो जाएगा अगर कितने से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया है 15%। ठीक है 15%। तो पहले ये डिवाइड कर लेते हैं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,90,740। 0.4075, 0.4075 और एक डिजिट लिख लेते, नहीं 4 डिजिट, ठीक है चलो 754 है तो 5 रख सकते हैं। 1 माइनस 15%, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, इतना आ गया, -1 कर लो, तो ये हो गया 0.85। 0.85 टू दी पावर n। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कब हमारा 0.40 नियर अबाउट आंसर आएगा, तो ये पहले ऐसे कर लेते हैं, इनटू ये एक बार गलत होने का जरूरी है बस, 0.85 इंटू, ये भगवान, पॉइंट 85 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ये कम के तरफ चला जा रहा है ना, कितना लाना है 0.40 इंटू 2 3 4 5, 5 में आया, 5 में आ रहा है 0.44, 0.44 आ रहा है, 0.4437 ऐसे आ रहा है, और 6 में कितना आएगा चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा 6 में काफी कम आ जा रहा है, 3 समथिंग आ जा रहा है, मतलब n इक्वल टू 5 में आ सकता है, तो 5 years and 7 months होना चाहिए, इसका मतलब आंसर 5 years and 7 months के आसपास होना चाहिए, 9 का डी, ऑप्शन डी होना चाहिए, देखो 9 का ऑप्शन डी होना चाहिए, 5 years 7 months, क्योंकि 4 में तो कम हो रहा था ना हम लोग का, 4 में, एक मिनट देख लेते क्या आया एक्चुअली में हम लोग का, 4 हाँ 5 में ही आ रहा है, 4 में तो ज्यादा आ रहा था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी होना चाहिए, देख लेते इन्होंने क्या कर रखा है, 9 का ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी होगा इसमें, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा 10th, ए मशीन, और यहाँ पर फिर से वही 4,90,740 इज डेप्रिशिएटेड एट 15% ऑफ इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर व्हेन इट वैल्यू वुड रिड्यूस्ड बाय 90%। ठीक है 90% वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, सेम टाइप क्वेश्चन दिया है, ये देखो a इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आई होल टू दी पावर n। p कितना है, परचेज प्राइस जो है मशीन का 4,90,740, ठीक है, और ये कितना रिड्यूस हो जाएगा, 15% इंटरेस्ट पे, मतलब 15% डेप्रिशिएशन रेट पे जो है रिड्यूस होने वाला है, और यहाँ पर कितना परसेंट रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाई 90%, मतलब इसका वैल्यू जो है वो 90% कम हो जाएगा, मतलब 10% वैल्यू बचेगा, ठीक है, रिड्यूस्ड बाई 90%। तो 4,90,740 का 90% अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 441 4,41,666, इतने से कम हो जाएगा, तो वैल्यू कितना बचेगा, -4,90,740, तो वैल्यू बचेगा 49,000, 74, इतना वैल्यू बचेगा, ठीक है, इतना वैल्यू बचेगा, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने दिन बाद ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 4,90,740, तो वो फिर से उतना परसेंट ही आ जाएगा, ये देखो 4,90,740 डिवाइड कर लो, 0.1 आ गया, वो नेगेटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट उस हिसाब से किया हुआ था, 0.1 तुम लोग कैलकुलेटर में करो, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, तो 1 माइनस ये हो जाता है 0.85 होल टू दी पावर n। अब देखते हैं 0.85 को मल्टीप्लाई करने से कब 1 आएगा, 0.85 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 10 में ही आया था शायद, 0.85 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 में आया 0.19, ऐसे आ रहा है 0.19 आ रहा है 10 में। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कैसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 11 ईयर 6 मंथ्स, 11 ईयर 8 मंथ्स ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो ये 10 11 में देखते कितना आता है। 11 में 1.6 आ रहा है। अच्छा, हमें तो सिर्फ देखो हमें कितना लेना है, 1.9 का मतलब ये राउंड ऑफ होके 2 हो सकता है, हमें नियर अबाउट आंसर लेना चाहिए। 11 में कितना आ रहा है 0.16, देख लेते हैं नियर अबाउट आंसर, ये 16 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और अगर 12 करेंगे तो 0.14 आ रहा है 12। अच्छा, 13 14 14 में आ सकता है, देखो n इक्वल टू 14 में आ रहा है 0.10, ये ज्यादा सही लग रहा है ना 0.10, ये इसके बाद काफी ज्यादा, ये सब राउंड अप हो सकता है। 0.10 आ रहा है n इक्वल टू 14 में, क्या ऐसा कोई ऑप्शन था? हाँ, 14 ईयर 2 मंथ्स, 14 ईयर 2 मंथ्स था अप्रोक्सीमेटली, तो ये वाला होना चाहिए क्योंकि इसमें 0.10 आ रहा है, मतलब लगभग 1 के आसपास। ये सब तो ये राउंड अप पक्का हो जाएगा, इसके पीछे भी 5 से ज्यादा रहेगा तो ये राउंड अप हो जाएगा। ये हो रहा है 0.102 ऐसे आ रहा है, मतलब इसके बाद करेंगे तो देखते हैं इसके बाद करने से कितना आएगा। ये 14 नंबर पे है, देखो ये 1 हट जा रहा है। ठीक है, ये 1 हट जा रहा है। 15 करेंगे तो 1 वाला मतलब जो पॉइंट है वही चला जा रहा है 0.8, मतलब ये दोनों के मिडिल में होना चाहिए। तो 14 और 15 के मिडिल में 14 या 2 मंथ्स हो सकता है, तो यानी ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो नन ऑफ दिस नहीं है कि हम लोग ज्यादा कंफ्यूज हुए, तो 10 का डी होना चाहिए। देख लेते हैं, 10 का इन्होंने डी किया है। ठीक है, 10 का डी किया है। अच्छा, इसके बाद 11 12 13 14 15 और भी है कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, 11 वाला करवा देते हैं, देखते हैं देखो 11 वाला कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या बोला है देखो, अलीबाबा बोरो 6 लाख, अलीबाबा बोरो 6 लाख हाउसिंग लोन एट 6% पेएबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट में इन्होंने क्या किया है, घर जो है 6 लाख का हाउसिंग लोन लिया है 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट, कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब एनुइटी रेगुलर हो जाएगा। हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी, मतलब एनुइटी पूछ रहा है। 6 लाख बोरो किया है, मतलब आज के डेट पे हम लोग कितना अमाउंट बोरो किए, 6 लाख, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर ढूंढना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला हो जाएगा पीवी इक्वल टू ए बाई आई। ठीक है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ठीक है, तो हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू पता है, हम लोग 6 लाख का लोन ले रहे हैं, पता है। ठीक है, कितना करके ईएमआई भरना है वो पूछा जा रहा है हम लोगों से। ठीक है, मतलब कितना करके इंस्टॉलमेंट लगेगा, 6% रीपेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है, मतलब ईयरली लग रहा है, तो कंपाउंडेड ईयरली होगा तो 6% कर दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6% होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसका हम लोग को सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो देखो कितना हो जाएगा 6%। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1.06 और 20 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया। ठीक है, -1 तो ये अमाउंट आ गया, प्लस माइनस कर लेते हैं इसका। अच्छा, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6%। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6%, तो ये वैल्यू आ गया 11.4699, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 11.4699 है। ठीक है, तो मैंने 4 डिजिट ले लिया, डिवाइड कर लेते हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 11.4699। ठीक है, 11.4699, देखते हैं कितना आता है, 52,310 52,310 आ रहा है। ठीक है, 52,310 आ रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 52,000 कितना आया है, 52,310 लिख लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 52। अच्छा, एग्जैक्ट आ गया, चलो अच्छा बात हुआ, 52,310 ऑप्शन सी आ गया। तो ये इंस्टीट्यूट एक्चुअली वो 4 डिजिट से ही कर रखता है, इसीलिए इनका डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है ना, लिख के करना पड़ता है, यही जो है। ठीक है, फिर भी तुम लोग ये फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा, तुम लोग का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अच्छा, 11 हो गया,
और यहाँ पर अच्छा ये होमवर्क दे देते, ठीक है, अभी 4 क्वेश्चन काफी टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये होमवर्क दे देते 11 12 13 14 नेक्स्ट दिन ये बता देंगे, और हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये होमवर्क में दे देते हैं, नेक्स्ट दिन बता देंगे, आज इतना ही करते हैं।